चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स में जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं, ठीक है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं, मैं एक एक करके सब कुछ आपको कवर करवाऊंगा। ठीक है, तो अगेन आई एम सेइंग ये वीडियो अगर आप एक दिन पहले एग्जाम से पढ़ने बैठ रहे हैं तो भी चल जाएगा आपका। ठीक है, इसमें एक्चुअली सब कवर्ड अप है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो मैं सबसे पहले आपको पढ़ाऊंगा बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स में, वो होगा आपका डोमेस्टिक टेरिटरी के बारे में। आपको पहले ये जानना पड़ेगा आपका डोमेस्टिक टेरिटरी कौन सा, मतलब आपका घर कौन सा है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अगर आप कहीं फॉरेन से आके रहने आ गए, फॉर एग्जांपल कोई फॉरेनर यहाँ पे रहने आ गया तो वो इसका मतलब वो इंडिया का सिटीजन हो गया, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो पहले आप धीरे धीरे करके हम लोग सब समझेंगे। पहले आप देखिए कि डोमेस्टिक टेरिटरी क्या क्या होता है। ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल, अच्छा डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होता है, डोमेस्टिक क्या होता है, डोमेस्टिक मतलब आपका घर है ना। एग्जाम्पल कि आप जब अपने घर में हो मतलब आप अपने डोमेस्टिक टेरिटरी में हो। ठीक है, आप जब अपने कार में हो, मान लो आपका कार घर से बाहर है, ओके, आप कहीं ड्राइव पे जा रहे हो, लेकिन अगर आप अपने कार में बैठे हो तब भी वो आपका डोमेस्टिक टेरिटरी है। ऐसे एग्जांपल समझा रहा हूं। ओके, तो डोमेस्टिक टेरिटरी इकोनॉमिक्स में क्या क्या बोला जाता है ये देखते हैं। पहले तो आपका शिप्स एंड एयरक्राफ्ट्स ऑपरेटेड बाय द नॉर्मल रेसिडेंट्स इनसाइड द डोमेस्टिक टेरिटरी और आउटसाइड द डोमेस्टिक टेरिटरी। शिप्स एंड एयरक्राफ्ट्स बोले तो फॉर एन एग्जांपल मान लीजिए एक टाटा के एरोप्लेन है, ठीक है, जो कि ऑपरेट हो रहा है रशिया और जापान के बीच में। ओके, वो रशिया से फ्लाई करके जापान जाता है एग्जांपल, और जापान से फ्लाई करके वापस रशिया जाता है। वो एयर इंडिया का फ्लाइट है टाटा का। ओके, तो वो जो एयरक्राफ्ट है वो इंडिया का डोमेस्टिक टेरिटरी है। ओके, फॉर एन एग्जांपल एक नेवी का वेसल है, नेवी मतलब मर्चेंट नेवी का वेसल है। ओके, मर्चेंट नेवी का वेसल फॉर एन एग्जांपल आपका जा रहा है, मतलब इंडिया से वो जा रहा है, और इंडिया नहीं, फॉर एग्जांपल यूएसए से वो जा रहा है रशिया। ओके, तो ये भी इंडिया का डोमेस्टिक टेरिटरी है। ओके, तो डोमेस्टिक टेरिटरी में आता है आपका शिप्स एंड एयरक्राफ्ट्स ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द नॉर्मल रेसिडेंट्स बिटवीन टू और मोर कंट्रीज। ओके, यहां जगह नहीं थी इसलिए मैं लिख नहीं पाया। ओके, तो फॉर एन एग्जांपल जो आपकी बुक में दिया वो मैं रीड आउट मार देता हूं आपके लिए। प्लेन्स ऑपरेटेड बाय एयर इंडिया बिटवीन रशिया एंड जापान आर अ पार्ट ऑफ द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। एज आई सेड यू कि जो प्लेन एयर इंडिया का है, मतलब वो इंडियन प्लेन है ना, है कि नहीं, इंडियन कंपनी है, उसका इंडियन प्लेन है, तो वो डोमेस्टिक टेरिटरी है। अब कल को अगर कुछ भी उस प्लेन को होता है तो वो इंडिया का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, तो पहले तो ये आपका आ जाता है डोमेस्टिक टेरिटरी में। सेकंड क्या आता है आपको डोमेस्टिक टेरिटरी में, फिशिंग वेसल। ध्यान से देखिए, फिशिंग वेसल्स। ठीक है, तमिलनाडु या साउथ इंडिया के साइड में फिशिंग बहुत ज्यादा चलता है। ओके, तमिलनाडु के साइड में या वो लोग फिशिंग वेसल्स को लेके मतलब छोटा बोट भी लेके अगर आप जा रहे हो तो वो लोग इंटरनेशनल वाटर्स क्रॉस करके श्रीलंका में कभी कभी घुस जाते हैं, श्रीलंकन वाटर्स में। ओके, तब भी एंड दे आर परमिटेड, एक्चुअली श्रीलंका हैज परमिटेड इंडिया, श्रीलंका ने इंडिया को परमिट किया है वो अपने डोमेस्टिक मतलब उनके वाटर्स में जाके फिशिंग करने के लिए, फिशर्स लोग के लिए वो है। ठीक है, नेवी वेसल्स के लिए वो अगेन नहीं है, वो इंडियन नेवी का वेसल्स के लिए। ओके, तो फिशिंग वेसल्स जो कि इंडियन है और जो श्रीलंकन वाटर में या किसी भी इंटरनेशनल वाटर में ऑपरेट कर रहा है वो भी इंडिया का डोमेस्टिक टेरिटरी है। ठीक है, फॉर एन एग्जांपल एक केस हुआ था एक टाइम पे, वो सोमालियन पायरेट्स जो होते हैं ना, पायरेट्स मतलब पायरेट्स तो आपने देखा समझ ही होंगे, समुद्री लुटेरे हिंदी में बोले तो। ठीक है, वो लोगों ने एक इंडिया का वेसल को, मर्चेंट नेवी का वेसल को कैप्चर कर लिया था, तो इंडिया के मार्कोस कमांडो गए थे उसको बचाने के लिए। क्यों? दैट वाज द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया बिकॉज। ओके, तो पहला तो आता है फिशिंग वेसल्स या फिर मर्चेंट नेवी का वेसल, जो भी आप ले लो, जो कि ऊपर शिप्स लिखा हुआ था। ओके, सेकंड आता है ऑयल एंड नेचुरल रिग्स। ऑयल एंड नेचुरल रिग्स क्या होता है, देखिए, ऑयल एंड नेचुरल रिग्स समंदर के बीच में कभी कभी देखिएगा कि एक रिग बना के रखता है ऑयल निकालने के लिए, आपने देखा होगा उसको। ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग ऑयल एंड नेचुरल रिग्स। वहां से मिनरल को, ऑयल को निकालने के लिए रिग्स बनाते हैं। अब वो अगर इंडिया के रेसिडेंट से ऑपरेट किया जा रहा है, फॉर एन एग्जांपल रिलायंस का ऑयल आता है, नहीं हाँ अभी तो जियो का भी आता है। ठीक है, तो रिलायंस का जो ऑयल है, पेट्रोलियम का कंपनी, वो ऑयल निकालता है उस नेचुरल रिग से। ठीक है, जैसे एक आपको बताएंगे मुंबई हाइस, ठीक है, दैट इज द नेम ऑफ एन नेचुरल रिग, वो अब समंदर के बीच में है, तो वो इंडिया का डोमेस्टिक टेरिटरी है। ओके, तो अगर उस चीज को, उस जगह को या फिर उस चीज को कुछ भी होता है वो इंडिया का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो वो अगेन इंडिया का डोमेस्टिक टेरिटरी है। ओके, अगर अच्छा और क्या है, ऑपरेटेड बाय द रेसिडेंट्स ऑफ द कंट्रीज। एज आई सेड यू, वो जो ऑपरेट हो रहा है वो अपना कंट्री का रेसिडेंट्स से ऑपरेट होना चाहिए। ओके, उसके आता है इन द इंटरनेशनल वाटर, इंटरनेशनल वाटर में हो तब भी वो इंडिया का है। ओके, तो इंटरनेशनल वाटर में हो या डोमेस्टिक वाटर में हो, डजंट मैटर, अगर वो इंडिया का है शिप तो वो इंडिया का डोमेस्टिक टेरिटरी है। ओके, सिमिलरली अगर यूएसए का वो शिप होगा तो वो यूएसए का डोमेस्टिक टेरिटरी है, डजंट मैटर अगर वो मुंबई के पोर्ट पे ही क्यों ना लंगर डाल के खड़ा हो। ठीक है, देन आल्सो दैट इज यूएस का डोमेस्टिक टेरिटरी। ओके,
तो जो थर्ड और आखिरी आता है इंडिया का, मतलब कि एक डोमेस्टिक टेरिटरी में कंट्री का, वो होता है, पहले तो आता है एम्बेसीज। ठीक है, एम्बेसी जिनको नहीं पता उनको हिंदी में बता दूं, वो होते हैं दूतावास। ओके, वो दूत मतलब मैसेंजर्स। ओके, तो जो लोग लाइक, अब फॉर एन एग्जाम्पल, अगर दूतावास क्यों खोला जाता है कंट्री में, किसी और कंट्री में, क्योंकि अगर इंडिया को कोई भी मैसेज यूएस के प्रेसिडेंट को देना है, अगर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को, तो या तो वो लोग फोन कर सकते हैं, या फिर जो अगर रिटर्न में देना है कोई डॉक्यूमेंट बना के, तो वो लोग एम्बेसी को भेजते हैं। ठीक है, इंडियन एम्बेसी जो यूएसए में होगा, हर कंट्री में होता है, हर देश का। ठीक है, लाइक इंडिया का है यूएसए में, यूएसए का है इंडिया में। ठीक है, यूएसए ये एम्बेसी। ओके, और उसमें जो लोग बैठते हैं उनको डिप्लोमेट्स बोलते हैं। इंडियन फॉरेन सर्विस बोल के परीक्षा होता है यूपीएससी में। ठीक है, तो वो लोग जो लोग पास आउट करते हैं यूपीएससी, वो लोग जाते हैं इंडियन फॉरेन सर्विसेज में, अगर ऑप्ट करते हैं तो वो लोग डिप्लोमेट्स बनते हैं, और डिप्लोमेट्स बैठते हैं एम्बेसीज में। ओके, तो ये जो एम्बेसीज है, वो अगर फॉर एग्जांपल यूएस का जो एम्बेसी है इंडिया में, वो यूएसए का डोमेस्टिक टेरिटरी है। ठीक है, और जो इंडिया का एम्बेसी है यूएसए में, ओके, वो इंडिया का डोमेस्टिक टेरिटरी है। ठीक है, सिमिलरली अगर पाकिस्तान का कोई भी एम्बेसी होगा, आई होप सुना हो अगेन तो पाकिस्तान का अगर कोई एम्बेसी होगा इंडिया में, ठीक है, तो वो पाकिस्तान का डोमेस्टिक टेरिटरी है, और इंडिया का छोड़ जाते हैं। ठीक है, वो आप लोग समझ जाइए, बात नहीं करना और पाकिस्तान का। एनीवेज, दूसरा आता है कंसल्टेंट्स। कंसल्टेंट्स कौन होते हैं? कंसुलेट्स, जिसको कंसुलेट्स। कंसुलेट्स क्या होते हैं? एम्बेसी का ही एक बाई पार्ट होता है। ठीक है, एम्बेसी आर फॉर द हायर पोजीशंस। ठीक है, उसके बाद आता है कंसुलेट्स। कंसुलेट्स क्या होते हैं? ठीक है, एम्बेसी का ही बाई पार्ट होता है। एम्बेसी हायर काम्स के लिए बना है, कंसुलेट्स क्यों बना है? देखिए, अब ऑफ कोर्स बात है, इंडिया के भी लेबर दुबई में जाते हैं काम करने के लिए। ठीक है, अब अगर इंडियन लेबर्स को दुबई में कोई कुछ प्रॉब्लम हो, ठीक है, क्योंकि वो लोग तो इंडियन सिटीजन है, अगर कुछ प्रॉब्लम हो दुबई में, किसके पास जाएंगे वो? एम्बेसी में? ना, वो लोग जाएंगे कॉन्सुलेट्स के पास। ठीक है, तो कॉन्सुलेट्स क्या होता है? एम्बेसी का ही एक बाई पार्ट होता है। ठीक है, तो वो जो कॉन्सुलेट्स है वहां पे, ओके, वो भी इंडिया का ही डोमेस्टिक टेरिटरी है। ओके, हाँ हाँ, उसके आता है मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट। मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट क्या होता है? देखिए, ऑफ कोर्स ये तो सबको पता होगी, इंडिया का जो मिलिट्री बेसिस है, इंडिया के सिवाय अदर कंट्रीज में भी फैला हुआ है कि नहीं है? फॉर एग्जांपल अगर मैं कंट्री का बात बोलूं, तो इंडिया का एक ये मिलिट्री बेस है तजाकिस्तान में। ठीक है, और भी मिलिट्री बेसिस है, लाइक मॉरिटस में भी है, ओके, भूटान में भी है। भूटान तो एक्चुअली हम ही लोग के, मतलब भूटान की जो प्रोटेक्शन करते हैं वो हम ही लोग करते हैं, तो भूटान में भी एक मिलिट्री बेस है। श्रीलंका में भी एक मिलिट्री बेस है, मेडागास्कर में भी है, ओमान में भी है, नेपाल में भी है, सिंगापुर में भी है, और ईरान में भी है। ओके, आई डोंट हैव ए स्मार्टफोन, नहीं तो मैं आप लोगों को दिखा देता। ठीक है, कि कहां है। ओके, तो ये जो मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट है इंडिया का फॉरेन कंट्रीज में, ये भी इंडिया का डोमेस्टिक टेरिटरी है। मतलब अगर किसी दिन इन मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट में कोई भी देश जरूरत करता है अटैक करने का, इंडिया को वो पर्सनल अटैक माना जाएगा इंडिया के लिए। ठीक है, तो मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट जो अदर कंट्रीज में है, वो भी हम लोग का डोमेस्टिक टेरिटरी है इंडिया का। सिमिलरली अगर मैं किसी और कंट्री का बात करूं, तो जो यूएसए का ये है मिलिट्री बेसिस है, वो यूएसए का डोमेस्टिक टेरिटरी है। ठीक है, तो यूक्रेन और जो रशिया का वॉर है, एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है, डजंट मैटर इन इकोनॉमिक्स। तो एग्जांपल ऐसे समझिए कि यूक्रेन और रशिया का जो वॉर हुआ था, वो इसी की वजह से हुआ था कि मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट खोलना चाह रहा था और नेटो में ज्वाइन करवाना चाह रहा था यूक्रेन को यूएसए। ठीक है, ऑफ कोर्स बात है, अब रशिया अपने एक दुश्मन को तो अपने घर के सामने नहीं लाके रख देगा ना। ओके, तो इसीलिए उन लोग के बीच में वॉर हुआ था, दैट इज अ डिफरेंट मैटर। एनीवेज, तो ये तो हम लोग ने देख लिया कि डोमेस्टिक टेरिटरी में क्या क्या इंक्लूडेड है। अब देखेंगे डज नॉट इंक्लूड, मतलब क्या क्या इंक्लूड नहीं होता है डोमेस्टिक टेरिटरी में। ठीक है, तो पहले एज आई सेड यू, एम्बेसीज, कॉन्सुलेट्स एंड मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट ऑफ फॉरेन कंट्रीज। क्या क्या इंक्लूड नहीं होता है? पहले तो अगर आपके देश में कोई एम्बेसी है किसी और कंट्री का, तो वो आपका डोमेस्टिक टेरिटरी नहीं है। लाइक यूएसए का एम्बेसी जो इंडिया में है, वो इंडिया का डोमेस्टिक टेरिटरी नहीं है। वहां पे अंदर एक पुलिस वाला, इंडियन पुलिस वाला तक नहीं जा सकता बिना परमिशन का। ओके, तो आप सोच सकते कितना, और ऊपर से ही एम्बेसी के बाहर किसी भी, मतलब फॉर एग्जांपल यूएसए का एम्बेसी के बाहर इंडियन पुलिस फोर्स अपना प्रोटेक्शन देती है। ठीक है, और यूएसए में इंडियन एम्बेसी के बाहर यूएसए का पुलिस फोर्स अपना प्रोटेक्शन देगी। मिलिट्री या पुलिस फोर्स कुछ तो देती है, ठीक है, आई डोंट नो, बट वो इंडियन पुलिस, और वो प्रोटेक्शन देती है, और वो प्रोटेक्ट करते हुए अंदर तक नहीं जा सकती, इतना प्रोटेक्ट करती है वो लोग। ठीक है, तो एम्बेसी में वो एक डोमेस्टिक टेरिटरी है उस फॉरेन कंट्री का, जिस कंट्री का एम्बेसी है वो। अगेन कॉन्सुलेट्स में सेम, और मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट भी सेम। ठीक है, वो उसी कंट्री का डोमेस्टिक टेरिटरी है जिस कंट्री का वो मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट है, या कॉन्सुलेट है, या फिर एम्बेसी है। और सेकंड जो आता है
इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन मतलब यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, डब्ल्यूएचओ मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर जो है वो न्यूयॉर्क सिटी में है, तो वो अमेरिका का या फिर यूएसए का जो है वो डोमेस्टिक टेरिटरी नहीं है। और ये जो डब्ल्यूएचओ का हेडक्वार्टर है वो जेनेवा में है। कहां है वो? जेनेवा में, जो है स्विट्जरलैंड में, ठीक है। तो अगेन वो स्विट्जरलैंड का हेडक्वार्टर, ये डोमेस्टिक टेरिटरी नहीं है, ठीक है। तो ये सब इंडिपेंडेंट है क्योंकि ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ये किसी देश से ताल्लुक नहीं रखता है, ठीक है। कहते तो ऐसे ही है वैसे। ओके, तो अभी आप क्योंकि डोमेस्टिक टेरिटरी समझ चुके हैं पहले कि हम लोग का घर कौन सा है, पहले ये समझ लिया। अब घर में कौन कौन रहते हैं ये समझिए, मतलब नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ अ कंट्री, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे कि नॉर्मल रेसिडेंट एक कंट्री के कौन होते हैं। पहले डेफिनेशन देखिए, उसके बाद मैं एक एक इंडिविजुअली समझाऊंगा आपको, ठीक है। नॉर्मल रेसिडेंट्स का डेफिनेशन ये है कि नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ अ कंट्री रेफर्स टू एन इंडिविजुअल। पहले तो वो कौन होता है? एक इंडिविजुअल। इट रेफर्स टू एन इंडिविजुअल मतलब एक पर्सन, ठीक है। और एन इंस्टीट्यूशन, और एन इंस्टीट्यूशन मतलब कंपनीज, ठीक है। इंस्टीट्यूशन मतलब कंपनी या फिर कोई भी इंस्टीट्यूशन, ठीक है। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, एनी इंस्टीट्यूशन हु ऑर्डिनरीली रिसाइड्स इन दैट कंट्री, ठीक है। इसका मतलब मैं आपको समझाऊंगा। ऑर्डिनरीली रिसाइड्स इन दैट कंट्री मतलब वो या पहले तो वो उस कंट्री में रहता हो एकदम शुरू से भी नहीं तो वो उसी कंट्री में रहता हो लगातार, ठीक है। एंड हु सेंटर ऑफ इंटरेस्ट आल्सो लाइज इन दैट कंट्री, ठीक है। मतलब जिसका जो सेंटर ऑफ इंटरेस्ट है, सेंटर ऑफ इंटरेस्ट मतलब खाना पीना, घर बार, दुकान मकान सब कुछ, ठीक है। मतलब रोटी कपड़ा मकान एवरीथिंग, सेंटर ऑफ इंटरेस्ट आल्सो लाइज इन दैट कंट्री, उसी कंट्री में लाई करता हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो रहता इस कंट्री में है और खाता उस कंट्री का है, ठीक है। ऐसा नहीं, वो ऑर्डिनरी, वो ये कंट्री का नहीं है, ठीक है। जैसे कि फॉरेन इंडिविजुअल जो घूमने आते हो वो हम लोग के रेसिडेंट्स नहीं है, ठीक है। लाइक फ्लाइट अटेंडेंट्स जो कि इंडिया में रह के कुछ दिन होटल में रहते हो ताकि वो वापस तो जाएंगे ना, फ्लाइट अटेंडेंट्स या कैप्टन या पायलट्स जो भी होते हैं फ्लाइट के, ठीक है। या तो वो या फिर शिप्स के जो फॉरेन कंट्रीज से आए हैं यहाँ पे, वो लोग रहेंगे यहाँ पे कुछ दिन, उसके बाद जाएंगे वापस। अब आया तुरंत उड़ा लेके तो नहीं उड़ जाएगा प्लेन को ना, वो लोग रहते हैं। तो वो लोग भी इंडिया के और ये या फिर किसी भी देश के नॉर्मल रेसिडेंट्स नहीं होते हैं, ठीक है। चलिए अब मैं आपको ये वर्ड समझाता हूँ, ऑर्डिनरली रिसाइड्स इन दैट कंट्री, ठीक है। ऑर्डिनरी रिसाइड्स इन दैट कंट्री से क्या इंप्लीमेंट होता है। अच्छा, उससे पहले मैं एक बात बताऊं, सब कुछ आप कॉपी लेके नोट करने बैठिए, ठीक है। अगर आप नोट्स नहीं बना रहे हो तो एग्जाम से पहले पढ़ने में बहुत तकलीफ होगा, ठीक है। अगर एग्जाम से पहले देख रहे हो तब भी नोट बनाइए ताकि एग्जाम के दिन तक तो पढ़ सकें ये एटलीस्ट, ठीक है। ओके, और एक महीने पहले तो आप एग्जाम से पढ़ने बैठ जाइए, नहीं तो फिर मुश्किल है आपका, ओके, क्योंकि 12th का बोर्ड्स उतना इजी नहीं होता है। अच्छा, चलिए अब हम ऑर्डिनरली रिसाइड्स इन दैट कंट्री का मतलब समझते हैं। ओके, तो अब देखिए ये जो मैंने आपको बोला था, सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाइज इन दैट कंट्री, ठीक है। और ऑर्डिनरी रेसिडेंट्स कौन होते हैं ये मैंने आपको समझा, ये बोला था, ठीक है। तो देखिए वो लोग होते ये हैं कि रेसिडेंट्स लिव्स और इज लोकेटेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, ठीक है। रेसिडेंट लाइव्स और इज लोकेटेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, माने वो लोग रहते हैं डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर और वो लोग रह रहे हैं कॉन्स्टेंटली, ठीक है। फॉर एन एग्जांपल जो लोग इंडिया से, जो लोग बॉर्न इंडिया में हुए हैं, ठीक है, वो लोग सिटीजन है इंडिया के, दे आर इंडियन सिटीजन। बट अगर वो लोग यूएसए में जाके अपना लाइफ रह रहे हैं या कनाडा में जाके कहीं भी, ठीक है, लाइक पंजाब में सबसे ज्यादा ट्रेंड है पंजाब की साइड में कि कनाडा में जाके रहते हैं, ठीक है। तो वो लोग एनआरआई कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं वो लोग? एनआरआई, नॉन रेसिडेंट इंडियंस। क्यों? क्योंकि दे आर नॉट द ऑर्डिनरी नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ अ कंट्री, ठीक है। वो लोग रह रहे हैं जहां पे वो लोग क्यों रह रहे हैं, क्यों ऐसा कहते हैं? क्योंकि द रेसिडेंट कैरीज आउट बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज। बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज माने अर्निंग, पहले तो वो लोग वहां कमा रहे हैं, दूसरा स्पेंडिंग, वहीं पे खर्चा कर रहे हैं खाने पीने के लिए, और तीसरा जो होता है एक्यूमुलेशन फ्रॉम दैट लोकेशन, ठीक है। तो वो लोग ये तीन काम अगर वहां पे कर रहे हैं, ठीक है, और वहीं पे रह रहे हैं, तो वो लोग नॉर्मल रेसिडेंट्स तो नहीं है कंट्री के। हाँ, सिटीजन और रेसिडेंट्स में, नॉर्मल रेसिडेंट्स में डिफरेंस होता है, ठीक है। द वन हु आर बोर्न इन इंडिया आर द सिटीजन ऑफ इंडिया, बट अगर वो लोग बाहर जाके रह रहे हैं तो दे आर द एनआरआई, नॉन रेसिडेंट इंडियंस, ठीक है। और अगर इंडिया में रह रहे हैं तो नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ अ कंट्री, ओके। अब देखिए मैंने आपको ऑर्डिनरी रेसिडेंट, नॉर्मल रेसिडेंट्स के बारे में समझा दिया। अब देखते हैं who are not included under the category of normal resident। कौन कौन नॉर्मल रेसिडेंट्स नहीं होते हैं देश के, ठीक है। मैं इंडिया का एग्जांपल लूंगा, अगेन मेरा देश। पहला, फॉरेन टूरिस्ट एंड विजिटर्स, माने जो लोग फॉरेन टूरिस्ट इंडिया में आएंगे, लाइक यूएसए से, पाकिस्तान से, जर्मनी से, एनीवेयर से, ठीक है। तो जो लोग फॉरेन टूरिस्ट आते हैं इंडिया में,
और विजिटर्स जो लोग आते हैं इंडिया में वो लोग इंडिया के नॉर्मल रेसिडेंट्स नहीं है। क्यों नहीं है? ना तो वो लोग इंडिया में रहने आ रहे हैं, ठीक है, परमानेंटली रहने आ रहे हैं, ना ही वो लोग, हाँ कुछ पीरियड ऑफ टाइम के लिए वो लोग इंडिया में रहना खाना करते हैं, बट वो लोग परमानेंटली तो नहीं कर रहे, है कि नहीं? ना तो वो लोग यहाँ अर्निंग कर रहे हैं, ना तो ये वो लोग यहाँ कॉन्स्टेंटली स्पेंडिंग कर रहे हैं, और ना ही कुछ और कर रहे हैं। ओके, तो इसीलिए फॉरेन टूरिस्ट और विजिटर्स तो पहला बात नहीं आता है और ये नॉर्मल रेसिडेंट्स में, ठीक है। सेकंड, फॉरेन स्टाफ ऑफ एम्बेसीज। ऑफ कोर्स सब बात है, अगर एम्बेसी ही इंडिया का नहीं है, इंडिया का डोमेस्टिक टेरिटरी, यूएसए का एम्बेसी अगर इंडिया का डोमेस्टिक टेरिटरी नहीं है, तो फॉरेन स्टाफ जो उसमें काम कर रहे हैं वो इंडियन का नॉर्मल रेसिडेंट्स क्यों होगा? ओके, तो फॉरेन स्टाफ ऑफ एम्बेसीज, ऑफिशियल्स एंड डिप्लोमेट्स, ठीक है, तो एम्बेसी में ही होते हैं ऑफिशियल्स ऑफ द एम्बेसीज और डिप्लोमेट्स। डिप्लोमेट्स आईएफएस मैंने सेड यू, इंडियन फॉरेन सर्विसेज में। ओके, डिप्लोमेट वैसे यूएसए का अलग होगा, डिप्लोमेट्स सब देश के होते हैं डिप्लोमेट्स। ओके, डिप्लोमेट्स ऑफ द कंट्री एंड मेंबर्स ऑफ आर्म फोर्सेस। मेंबर्स ऑफ आर्म फोर्सेस मतलब फॉर एग्जांपल इंडिया के मतलब यूएसए के, इंडिया में यूएसए के एम्बेसी के बाहर इंडियन आर्म फोर्सेस खड़ी रहती है, इंडियन पुलिस रहती है, लेकिन उसके अंदर उस देश का या यूएसए का बोल सके तो आर्म्ड फोर्सेस रहता है। ओके, मतलब सैनिक, ओके, मिलिट्री रहती है, यूएसए की मिलिट्री। कुछ लोग पीपल लोग रहते हैं फॉर देयर प्रोटेक्शन। ओके, पाकिस्तान में ज्यादा लगता है तो वहां पे ज्यादा रहते हैं यूएसए के, इंडिया में भी, इंडिया में उतना प्रोटेक्शन लगता नहीं है किसी को, इंडिया इज अ ब्यूटीफुल कंट्री। ओके, और उसके बाद आता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस माने, अगर मैं बोलूं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का डेफिनेशन आपको, तो ये मैंने पहले ही बताया, अगर आपको याद हो, यूएनओ एंड डब्ल्यूएचओ। यूएनओ मतलब यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशंस और डब्ल्यूएचओ मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो वो भी नॉर्मल रेसिडेंट्स, मतलब उसमें जो लोग काम कर रहे हैं वो लोग भी नॉर्मल रेसिडेंट्स नहीं है, ठीक है। वो लोग जिस कंट्री से, वो लोग उस कंट्री के सिटीजन्स हैं, ठीक है। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी नॉर्मल रेसिडेंट्स में नहीं आता है। ओके ओके, फिर आते हैं एम्प्लॉइज ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। एम्प्लॉइज ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन मतलब यूएनओ एंड डब्ल्यूएचओ एग्जांपल ले रहा हूं बार-बार, तो ऐसे और भी है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को है, अगेन है, ठीक है, बहुत सारा है। ओके, तो एम्प्लॉइज ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, जो एम्प्लॉइज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, एग्जांपल से समझते हैं। देखिए, फॉर एग्जांपल इंडिया में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का एक ऑफिस है। ओके, कहीं ना कहीं आई डोंट नो, एक ऑफिस है, न्यू दिल्ली मान लेते हैं, न्यू दिल्ली में, इंडिया हो ही सकता है, न्यू दिल्ली में डब्ल्यूएचओ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का इंडिया में ऑफिस है। अब उस ऑफिस में यूएसए का एक ऑफिशियल काम कर रहा है। ओके, जो डब्ल्यूएचओ का ऑफिस जो इंडिया में है, उसमें यूएसए का अगर ये ऑफिशियल काम कर रहा है तो वो यूएसए का नॉर्मल रेसिडेंट है। समझ में आया? इंडिया का नॉर्मल रेसिडेंट वो नहीं है। ओके, तो एम्प्लॉइज ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आर नॉट अगेन द नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ द कंट्री। उसके आता है क्रू मेंबर्स फॉरेन वेसल्स एंड कॉमर्शियल ट्रैवलर्स एंड वर्कर्स, ठीक है। तो ये जो क्रू मेंबर्स है, क्रू मेंबर्स मतलब शिप्स का क्रू मेंबर, जो यूएसए का अगर बोट शिप मान लो, ये मुंबई पोर्ट पे लंगर डाला है अपना, ठीक है, खड़ा है मुंबई डॉक पे, और उसके ऑफिशियल्स लोग घूम रहे हैं, रेस्ट ले रहे हैं। ओके, तो वो अगेन इंडिया के नॉर्मल रेसिडेंट्स नहीं है। या फिर फॉरेन वेसल्स जो भी जा रहे हैं, ठीक है, इंडिया से बाहर या इंडिया में आ रहे हैं इंडिया के, ओके, तो वो लोग अगेन नॉर्मल रेसिडेंट्स नहीं है इंडिया के, प्रोवाइडेड दैट, इसमें कंडीशन है, अगर ये क्रू मेंबर 1 साल से ज्यादा रह गया, मान लो इसको इंडिया बहुत पसंद आ गया, ठीक है, यूएसए का एक क्रू मेंबर था, ठीक है, पायलट था मान लो, या फिर एयर होस्टेस थी, जो कि जिसको इंडिया बहुत पसंद आ गया और वो 1 साल से ज्यादा रह रही है इंडिया में, वो नॉर्मल रेसिडेंट हो गई इंडिया की, ठीक है। वो 1 साल से ज्यादा अगर नहीं रहा इंडिया में, तो शी और ही और दे आर नॉट द नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया और एनी अदर कंट्री, ठीक है। अगेन लास्ट वन इज द बॉर्डर वर्कर्स। बॉर्डर वर्कर्स मतलब जो लोग बॉर्डर में रहते हैं ना, एकदम लाइक बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल, इंडिया का जो बॉर्डर है, तो होता है कि बांग्लादेश से बहुत सारे वर्कर्स इंडिया में काम करने आते हैं, अपनी रोजी रोटी कमाने आते हैं। ओके, तो ये जो बॉर्डर वर्कर्स है, अगेन दे आर नॉट द नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया, ठीक है, वो लोग नॉर्मल रेसिडेंट्स है बांग्लादेश के, ठीक है, वो लोग काम करने आ रहे हैं कभी-कभी और वापस चले जा रहे हैं, क्योंकि दे लिव ऑन द बॉर्डर ना। तो मान लो कभी लेबर का जरूरत पड़ा, उन लोगों को बुला लिया हम लोग कि आ जाओ यार, आपकी जरूरत है यहाँ पे। Okay, they are the border workers. So again, the border workers are not the normal residents of a country. Okay, ठीक है। अभी हम लोग देखेंगे डिफरेंस। मैंने पहले भी जैसे बोला कि अभी हम लोग एकदम देखते हैं कि सिटीजनशिप और रेसिडेंटशिप में क्या डिफरेंस है, ठीक है। सिटीजनशिप और रेसिडेंटशिप में क्या डिफरेंस है, बड़ा गहरा डिफरेंस है, ठीक है। पहले सिटीजनशिप का देखते हैं, पहले सिटीजनशिप का देखेंगे। ओके, सिटीजन स्पेलिंग करेक्ट ना, CITIZEN, हाँ, ठीक है। तो देखिए, सिटीजनशिप जो है ना एक लीगल कॉन्सेप्ट है। सिटीजनशिप क्या है? एक लीगल कॉन्सेप्ट है। कैसे लीगल हुआ? जो कि बेस्ड है
प्लेस ऑफ बर्थ ऑफ द पर्सन, ठीक है, जिस प्लेस में वो जन्म लिया था उस प्लेस पे वो बेस्ड होता है, ठीक है। प्लेस ये बेस्ड ऑन द प्लेस ऑफ बर्थ ऑफ अ पर्सन, मतलब अगर मैं इंडिया में जन्म ले रहा हूं तो मैं ऑटोमेटिकली इंडियन सिटीजन हूं। अगर मैं मान लो मेरे मम्मी पापा इंडिया में जन्म लिए हैं बट मैं जो हूं मैं यूएसए में जन्म लिया हूं तो वो यूएसए का सिटीजन है, ठीक है, मैं हुआ यूएसए का सिटीजन। ओके, अभी मान लो मैं पाकिस्तान में जन्म ले रहा हूं तो मैं पाकिस्तानी सिटीजन हो गया, ठीक है। However, and some legal provision यहाँ मैं नीचे समझाऊंगा, and some legal provision allowing the person to become the citizen, ठीक है। या फिर मान लो अगर मैं इंडियन सिटीजन हूं और मुझे यूएसए का सिटीजनशिप चाहिए, या फिर एक यूएसए का सिटीजन है, ठीक है, यूएसए में बॉर्न हुआ है और उसको इंडियन सिटीजनशिप चाहिए तो वो लीगली अप्लाई कर सकता है इंडियन सिटीजनशिप के लिए, ठीक है। और अगर उसको लॉ परमिट किया तो वो ले सकता है इंडियन सिटीजन, ठीक है। या सेम गोस फॉर द यूएस, अगर यूएसए का लॉ परमिट कर रहा है आपको सिटीजनशिप के लिए यूएसए का तो आप बन सकते हो यूएसए के सिटीजन। ओके, तो सिटीजनशिप क्या डेफिनेशन क्या है? इट इज अ लीगल कॉन्सेप्ट बेस्ड ऑन द प्लेस ऑफ बर्थ ऑफ अ पर्सन और सम लीगल प्रोविजन अलाउइंग द पर्सन टू बिकम द सिटीजन, ठीक है। तो पॉइंट्स देखिए, व्हेन अ पर्सन इज बोर्न इन इंडिया एंड ही शी ऑटोमेटिकली बिकम्स द सिटीजन ऑफ इंडिया। अगर एक पर्सन इंडिया में जन्म ले रहा है तो ऑटोमेटिकली वो इंडियन सिटीजन है। सेकंड, when a person applies for the citizenship of India, citizenship and Indian law, इंडिया का सिटीजनशिप के लिए अगर वो अप्लाई कर रहा है और इंडियन लॉ allows the person to become the citizen of India, तब भी वो इंडियन सिटीजन कहलाएगा, ठीक है। तो सिटीजनशिप में क्या होता है, या तो वो उस कंट्री में जन्म लिया है तो वो इंडियन सिटीजन है, ठीक है, या फिर उसने लॉ के द्वारा अप्लाई किया कि मेरे को इस कंट्री का सिटीजनशिप चाहिए, रेसिडेंटशिप नहीं सिटीजनशिप चाहिए, ठीक है, तब वो उस कंट्री का सिटीजन बन जाएगा, ठीक है। तो ये होता है सिटीजनशिप का डेफिनेशन, ठीक है। अब रेसिडेंटशिप का देखते हैं। तो अभी हम लोग सिटीजनशिप समझ के अब देखिए रेसिडेंटशिप क्या होता है, ठीक है। रेसिडेंटशिप है इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट, सिटीजनशिप क्या था, लीगल कॉन्सेप्ट था, रेसिडेंटशिप है इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट, मतलब पैसे के ऊपर चलता है, आप कहां रह रहे हो वहां पे खर्चा कैसे कर रहे हो या सैलरी वहीं से अगर उठा रहे हो। देखिए समझिए इसको, रेसिडेंटशिप इज एन इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट बेस्ड ऑन द बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज परफॉर्म बाय द पर्सन। वो अपनी जो बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज है लाइक फूड शेल्टर क्लोथिंग पे स्पेंड करना, अर्निंग वहीं से करना, खाना पीना वहीं का खाना, रहना वहीं पे रहना, ठीक है। तो ये जो बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, ठीक है, अगर वो एक पर्सन एक कंट्री में परफॉर्म कर रहा है फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 1 ईयर तो वो रेसिडेंट है वो उस कंट्री का, ठीक है। ही और शी इज अ रेसिडेंट ऑफ दैट कंट्री। इसका डेफिनेशन ऐसे देखिए, एन इंडिविजुअल इज अ नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री if he ordinarily resides in that country for a period of more than 1 year and his center of economic interest, ठीक है, इकोनॉमिक लिखा है, and his center of economic interests also lies in that country, ठीक है। मतलब एक इंडिविजुअल एक नॉर्मल रेसिडेंट है एक कंट्री का, अगर वो ऑर्डिनरली मतलब वहीं पे रिसाइड कर रहा है, नॉर्मली ऑर्डिनरली वहीं पे रिसाइड कर रहा है, ठीक है, रिसाइड्स इन दैट कंट्री फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 1 year, for a period of more than 1 year, इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है, फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 1 year, एक साल से ज्यादा, एंड हिज सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट आल्सो लाइज इन दैट कंट्री, मतलब अर्निंग सेलिंग, ठीक है, स्पेंडिंग, सारे के सारे इकोनॉमिक इंटरेस्ट उसी कंट्री में अगर चल रहे हैं तो वो एक नॉर्मल रेसिडेंट है उस कंट्री का, ठीक है। तो यही डिफरेंस है सिटीजनशिप और रेसिडेंटशिप में कि सिटीजनशिप एक लीगल कॉन्सेप्ट है, मतलब अगर आप बर्थ कहीं पे किसी देश में हुए हो तो आप उस देश के सिटीजन हो गए, और रेसिडेंटशिप माने अगर फॉर एग्जांपल अगर आप बर्थ इंडिया में हुए हो और आप खा पी रहे हो मान लो अफगानिस्तान में तो आप रेसिडेंट हो अफगानिस्तान का, या फिर भूटान में तो आप रेसिडेंट हो भूटान के, ठीक है, या फिर नेपाल का तो आप रेसिडेंट हो नेपाल के। अब जन्म इंडिया में लियो बट आप इकोनॉमी कनाडा में फॉर एग्जांपल रह रहे हो, कनाडा में स्पेंड कर रहे हो, कनाडा में अर्न कर रहे हो, तो आप कनाडियन रेसिडेंट है, ठीक है, ओके। और वहां पे रेसिडेंट बनने के बाद अगर आप सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करते हो तो आप कनाडियन सिटीजनशिप भी पा सकते हो, ओके। तो वो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है रेसिडेंटशिप, ओके। आई होप ये एकदम क्रिस्टल क्लियर हुआ होगा आपको, ठीक है। और तो कुछ इसमें समझाने का है नहीं, है ना। इंडिविजुअल इज अ नॉर्मल कंट्री इफ यू ऑर्डिनरी रिसाइड्स इन दैट कंट्री फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 1 ईयर, हाँ बस, ठीक है। तो ये था सिटीजनशिप और रेसिडेंटशिप में डिफरेंस, ओके। सो आपके बुक में एक एग्जांपल दिया है, ठीक है, वो मैं एग्जांपल आपको रीड आउट करके सुना देता हूं। एग्जांपल, अ चाइनीज लिविंग इन इंडिया, a Chinese living in India for more than 1 year is a normal resident of India। मतलब अगर एक चाइनीज आदमी
इंडिया में रह रहा है फॉर मोर देन 1 ईयर, तो वो नॉर्मल रेसिडेंट है इंडिया का, ठीक है। हाउएवर इफ ही इज नॉट अ सिटीजन और नेशनल ऑफ इंडिया, ही डज नॉट होल्ड द सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, मतलब अगर वो चाइना में बॉर्न हुआ है तो इंडिया का ऑफकोर्स सिटीजनशिप होल्ड नहीं करता है। सिमिलरली अ नॉन रेसिडेंट इंडियन एनआरआई इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, वो एनआरआई क्योंकि वो इंडिया में बॉर्न हुआ है तो वो सिटीजन है इंडिया का, बट अ रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री वेयर ही लिव्स, लेकिन वो रेसिडेंट की उस कंट्री का है जहां पे वो रह रहा है, बी इट यूएसए, बी इट चाइना और एनी कंट्री ऑफ दिस इंटायर वर्ल्ड, ठीक है। कंट्री को छोड़ो, अगर आप मून पे भी जाकर रह रहे हो तो मून के रेसिडेंट बन जाओगे, इट्स जस्ट एन एग्जांपल, ठीक है। इट मींस अ पर्सन कैन बी अ सिटीजन ऑफ वन कंट्री एंड एट सेम टाइम रेसिडेंट ऑफ अनदर कंट्री, मतलब ये हो सकता है कि अगर आप सिटीजन हो एक कंट्री के और रेसिडेंट किसी और कंट्री के हो। समझ में आया आपको? तो अभी हम लोग समझेंगे फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम, ठीक है। तो मैंने आपको समझा दिया नॉर्मल रेसिडेंस क्या होता है, मैंने आपको समझा दिया डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होता है, सिटीजनशिप समझा दिया मैंने आपको। अब समझते हैं फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम। पहले फैक्टर इनकम देखिए। फैक्टर इनकम क्या होता है, इससे पहले वाले चैप्टर में भी मैंने आपको समझाया था, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, जब मैं समझा रहा था आपको, वापस देखिए। फैक्टर इनकम इज द इनकम रिसीव्ड बाय द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अच्छा, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या क्या आते हैं, पहले भी समझाए हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, ठीक है। क्या क्या होते हैं, लैंड, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन माने लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। तो इन सब चीजों से जो इनकम आता है, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं फैक्टर इनकम। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फैक्टर इनकम। तो फैक्टर इनकम इज द इनकम रिसीव्ड बाय द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फॉर रेंडरिंग, रेंडरिंग मतलब यूजिंग, मतलब यूज करना, फॉर रेंडरिंग फैक्टर सर्विसेज। फैक्टर सर्विसेज और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में क्या डिफरेंस है? कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ एक वर्ड का डिफरेंस है। क्या है? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में आता है एंटरप्रेन्योर और फैक्टर सर्विसेज में आता है एंटरप्राइज। क्या आता है? एंटरप्राइज, ठीक है। तो फैक्टर सर्विसेज इन द फैक्टर्स इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, ठीक है। तो एक किसी चीज का प्रोडक्शन के प्रोसेस में जो इनकम जनरेट होता है, मतलब इन सब चीज से जो इनकम आता है एक इंडिविजुअल को, उसको हम लोग बोलते हैं फैक्टर इनकम। तो क्या है फैक्टर इनकम का? इनकम रिसीव्ड बाय द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फॉर रेंडरिंग फैक्टर सर्विसेज in the production process is called factor income, ठीक है। फॉर एग्जांपल जो आपको बुक में लिखा है वो मैं आपको रीड आउट मार देता हूं, ठीक है। इट इज रिसीव्ड फॉर प्रोवाइडिंग फैक्टर सर्विसेज ऑफ लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज। एज आई सेड यू, फैक्टर सर्विसेज में सिर्फ एक एंटरप्रेन्योर की जगह एंटरप्राइज होता है। एंड फैक्टर इनकम इज अर्न्ड फॉर कंट्रीब्यूटिंग टू द प्रोडक्शन प्रोसेस। इट इज अ बाइलैटरल इनकम। इट इज अ बाइलैटरल इनकम। बाइलैटरल इनकम मतलब क्या होता है? मतलब जिसमें दोनों की वजह से जिसमें इनकम हो रहा हो, ओके। तो इसमें फैक्टर इनकम जो हो रहा है वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, के वजह से ही हो रहा है, मतलब दोनों है इसीलिए हो रहे हैं, ठीक है। तो फैक्टर इनकम क्या क्या होता है? लैंड के लिए होता है रेंट, लेबर के लिए होता है वेजेस, कैपिटल के लिए होता है इंटरेस्ट और एंटरप्रेन्योर के लिए होता है क्या? प्रॉफिट, ठीक है। अच्छा, फैक्टर इनकम ऑफ द नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री इज इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। तो जो फैक्टर इनकम होता है नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ द कंट्री का, नॉर्मल रेसिडेंट मैंने समझा दिया, उनका जो फैक्टर इनकम होता है वो नेशनल इनकम के में कैलकुलेशन में ऐड होता है। नेशनल इनकम मतलब एनएनपी एंड एफसी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हाँ, ओके। तो एग्जांपल रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट अभी मैंने बताया। इट शुड बी नोटेड दैट फैक्टर इनकम एंड फैक्टर पेमेंट्स आर द टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन, ओके। फैक्टर इनकम और फैक्टर पेमेंट्स वो दो साइड है सेम कॉइन का। मतलब एक जो फैक्टर इनकम है, ठीक है, एक वर्कर के लिए वो इनकम है, ओके। यहां लिखा है जैसे, तो इस लाइन को ध्यान से देखिए अभी, ठीक है, बुक में भी लिखा हुआ आपका, वहां से भी आप पढ़ सकते हैं। देखिए, इट शुड बी नोटेड दैट फैक्टर इनकम, ठीक है, फैक्टर इनकम एंड फैक्टर पेमेंट्स आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन, ठीक है। फैक्टर इनकम और फैक्टर पेमेंट जो है वो दो साइड से एक सेम सिक्के का, मतलब एक ही सिक्के के दो पहलू है, ठीक है। कैसे? इट इज द फैक्टर इनकम फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ ओनर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। ओनर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन? वर्कर्स, मतलब जो लोग लेबर हैं, ठीक है, वो लोग खुद के, उनके लिए तो फैक्टर पेमेंट्स है ना, सॉरी फैक्टर इनकम है ना, वो है कि नहीं है। जो लोग लैंड होल्डर्स जो लोग हैं, जो लोग रेंट पे दिए हैं किसी को लैंड फैक्ट्री के लिए, वो लोग क्या है? वो लोग फैक्टर इनकम है, मतलब उन लोग के लिए फैक्टर इनकम है वो, है कि नहीं है। तो ओनर्स ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मतलब लैंड का ओनर, ठीक है, लेबर का जो ओनर है, लेबर का ओनर ऑफ कोर्स खुद ही होता है, ठीक है, कैपिटल का जो ओनर है उसके लिए तो वो फैक्टर इनकम है। एंड फैक्टर पेमेंट्स फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ द प्रोड्यूसर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। और फैक्टर पेमेंट्स है मतलब व्यू पॉइंट ऑफ द प्रोड्यूसर, जो लोग प्रोड्यूसर है उस गुड्स एंड सर्विसेज के, उनके व्यू पॉइंट से वो फैक्टर पेमेंट्स है। मतलब
पेमेंट्स मतलब उनको देना पड़ेगा, ठीक है, किसको, ये ओनर्स ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को क्या देना पड़ेगा, फैक्ट्री इनकम, ठीक है। वापस रिपीट कर दूं, ध्यान से सुनिए। It should be noted that factor income and factor payments are the two sides of the same coin. एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, क्या, फैक्टर इनकम एंड फैक्टर पेमेंट्स। कैसे, फैक्टर इनकम है तुम्हारा ओनर्स ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के व्यू पॉइंट से, ओनर्स ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के व्यू पॉइंट से होता है फैक्टर इनकम, उनके लिए इनकम है उन लोग के लिए, ठीक है। और जो प्रोड्यूसर है गुड्स एंड सर्विसेज के लिए उनको तो पेमेंट देना पड़ रहा है ना, तो उनके लिए है फैक्टर पेमेंट्स, ठीक है, समझ में आया। तो इन दोनों के बिना नहीं चलेगा, ये दोनों आर द मेन थिंग, ठीक है, किसी भी इकोनॉमी में। ओके, आई होप सो ये पूरा क्लियर हुआ होगा आपको, नहीं होगा आप कमेंट में बताओ, मैं वापस समझाऊंगा अलग तरीके से आपको। ओके ओके, सो अभी हम लोग पढ़ चुके थे फैक्टर इनकम के बारे में, अभी हम लोग देखेंगे ट्रांसफर इनकम क्या होता है। ओके, तो देखिए ट्रांसफर इनकम मतलब वो इनकम जो यूजुअली नॉर्मली ट्रांसफर कर दिया जाता है आपके अकाउंट में, ठीक है, मतलब आपसे ना तो वो काम मांगेगा ना और कुछ मांगेगा, वो आपको ऐसे ही दिया जा रहा है गुजारा करने के लिए, ठीक है। एग्जांपल है आपका जैसे पॉकेट मनी, आपके माँ बाप से पॉकेट मनी आपको मिलता है गुजारा करने के लिए, इधर उधर खर्चा करने के लिए बस, तो वो एक ट्रांसफर इनकम है। एग्जांपल है ओल्ड एज पेंशन, आपके सरकार बूढ़ों को पेंशन देती है जिसको हम लोग ओल्ड एज पेंशन बोलते हैं, वो आपके लिए एक ट्रांसफर इनकम, क्योंकि वो लोग काम तो कर नहीं रहे ना सरकार के लिए, तो वो क्या है, बस एक नॉर्मल ट्रांसफर इनकम आपको दे रही है वो, ठीक है। और एक है अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, ठीक है, मतलब जो लोग अनएम्प्लॉयड होते हैं, सरकार उन लोग को एक अलाउंस देती है, पर्टिकुलर अमाउंट देती है, ताकि वो लोग अपना ये जो साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन है, लाइक रोटी कपड़ा मकान जो भी है, मतलब फूड शेल्टर एंड क्लोथिंग, वो सेटिस्फाई कर सके वो लोग, ठीक है। तो देखिए ट्रांसफर इनकम इज अ यूनिलैटरल और वन साइडेड इनकम। यूनिलैटरल क्यों, क्योंकि उसमें सरकार या कोई भी आपसे काम नहीं मांग रहा है। वो जो ये क्या था, फैक्ट्री इनकम जो था आपका, उसमें वो बाइलैटरल था। बाइलैटरल क्यों था, क्योंकि उसमें आपको काम करना पड़ रहा है, आपको कुछ देना पड़ रहा है, लाइक आप लैंड दे रहे हो तो आपको रेंट मिल रहा है, इसमें आपको कुछ नहीं देना पड़ रहा है, ठीक है, आप फ्री का मिल रहा है। पॉकेट मनी मेरे को क्या है, मतलब मेरे को तो नहीं, पॉकेट मनी एक इंसान को क्या है, वो मिल रहा है बस, मतलब पापा मम्मी दे रहे हैं बस पॉकेट मनी गुजारा के लिए, कुछ मांग रहे हैं रिटर्न में, पढ़ाई के सिवा कुछ मांगते भी नहीं है वैसे वो लोग, ठीक है। तो इट इज अ यूनिलैटरल और वन साइडेड इनकम। ओके, टू साइडेड मतलब आपसे वो लोग कुछ मांग नहीं रहे, वो उल्टा आप लोग को दे रहे हैं फ्री का, ऐसे ही, ठीक है। इट इज नॉट इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम। ऑफ कोर्स आप कुछ प्रोडक्टिविटी कट गया है, कोई बात नहीं, इट इज नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, ठीक है। ऑफ कोर्स आप कुछ काम कर नहीं रहे हो तो क्यों इंक्लूड होगा, उल्टा आपको मिल रहा है ऐसे ही, ठीक है, तो उस वो नेशनल इनकम में पहला बात तो इंक्लूडेड नहीं होता है। सेकंड, इट डज नॉट इंक्लूड एनी प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, वो कोई भी प्रोडक्शन नहीं इंक्लूड करता है गुड्स एंड सर्विसेज का, सरकार इनसे कोई काम नहीं मांगती है, ओके, ये बस देती है या फिर एक कंपनी बस देती है, ओके। कैन बी रिसीव्ड आइदर फ्रॉम डोमेस्टिक टेरिटरी और फ्रॉम अब्रॉड। क्यों, देखो फॉर एन एग्जाम्पल, आपको पॉकेट मनी, मम्मी पापा इंडिया में रहता है, आपको पॉकेट मनी मिल रहा है, आपको डोमेस्टिक टेरिटरी से मिल रहा है, अब ये पापा बाहर काम करते हैं, ओके, वो आपको पॉकेट मनी भेज रहे हैं वहां से, ओके, तो वो हो गया फ्रॉम अब्रॉड, सिंपल, ओके। ओल्ड एज पेंशन के साथ भी ऐसे ही है, आपको फॉरेन से ओल्ड एज पेंशन मिल रहा, आप मान लो पहले फॉरेन में काम करते थे, ओके, अब आप रिटायर होके वापस इंडिया आ गए, ओके, आप सोचे कि हम आप वापस अपने गांव जाके वहीं पे रहेंगे क्योंकि अब बुढ़ापा आ गया, ठीक है, तो आपको ओल्ड एज पेंशन फॉरेन से मिल रहा है, फ्रॉम अब्रॉड, ओके। तो ये जो ट्रांसफर इनकम है, मतलब वो इनकम जो कि गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूट नहीं करने के बाद भी मिलता है, ओके, मतलब इकोनॉमिक में कंट्रीब्यूट नहीं करने के बाद भी जो इनकम आपको मिलता है गुजारा करने के लिए, उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसफर इनकम, ओके। ट्रांसफर इनकम का क्या है, देखिए आपके बुक में जो लिखा हुआ है, टैक्सेस रिसीव्ड बाय द गवर्नमेंट आर द ट्रांसफर इनकम ऑफ द गवर्नमेंट एज दे आर रिसीव्ड विदाउट प्रोवाइडिंग एनी प्रोडक्टिव सर्विसेज इन रिटर्न, ठीक है, क्या एनीवेज, तो जो टैक्स गवर्नमेंट लेती है वो ट्रांसफर इनकम में आता है, क्योंकि वो लोग बिना किसी प्रोडक्टिव सर्विसेज के लिए मेरे को शायद वो कोई सर्विस देती नहीं है उतना खास उस टैक्सेस को लेने के बाद, ओके ओके। तो सिमिलरली सब्सिडीज पेड बाय द गवर्नमेंट आर द ट्रांसफर इनकम फॉर द गवर्नमेंट। सब्सिडी जो कि मिलता है आपको, फॉर एग्जांपल गैस पे सब्सिडी मिल रहा है आपको, ओके, मान लो कितना 1500 का गैस है, मान लेने बोल रहे हैं अगेन 1500 रुपए का गैस है, जिसमें से 500 रुपए आपका सब्सिडी मिल रहा है, गैस का आपका 1000 रुपए लग रहा है, ठीक है, तो जो सब्सिडी है 500, वो एक ट्रांसफर इनकम है, ओके। आई होप सो ये भी आपको समझ में आया होगा,
तो अभी हम लोग समझेगा फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स, ठीक है। तो देखिए फाइनल गुड्स पहले देखते हैं। फाइनल गुड्स का जो होता है, पहले मैं डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ थोड़ा सा। फाइनल गुड्स वो गुड्स होता है जो कंज्यूमर लोग यूज करने के लिए मतलब परचेज करते हैं, ठीक है। जैसे मिल्क, आप लोग फॉर एग्जांपल अगर दुकान में जा रहे हो और बोल रहे हो कि एक पैकेट मिल्क चाहिए मेरे को, ठीक है, तो वो मिल्क आपके लिए फाइनल गुड है एक तो। समझ में आप लोग को? तो देखिए फाइनल गुड्स आर रेफर टू दोज गुड्स यूज्ड फॉर आइदर कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट, ठीक है। या तो वो कंजम्पशन के लिए यूज होगा या फिर वो इन्वेस्टमेंट के लिए। तो पहले कंजम्पशन का देख लीजिए, फिर इन्वेस्टमेंट भी आपको समझाते हैं। तो देखिए कंजम्पशन कैसे, गुड्स परचेज्ड फॉर बाय कंज्यूमर्स, ठीक है, यहाँ होगा बाय फॉर हाउसहोल्ड, लाइक मिल्क परचेज फॉर हाउसहोल्ड, ठीक है। तो वो गुड्स जो कि कंज्यूमर अपने हाउसहोल्ड के काम के लिए परचेज करता है, जैसे मिल्क हो गया, जैसे रेफ्रिजरेटर, ठीक है। रेफ्रिजरेटर अगर आपका एक हाउसहोल्ड परचेज कर रहा है तो वो उसके लिए फाइनल गुड्स है, ओके। तो मिल्क जो एक हाउसहोल्ड परचेज करेगा वो फाइनल गुड्स के अंदर कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। तो पहला तो आपका आता है कंज्यूमर जो हाउसहोल्ड के लिए परचेज करेगा, ठीक है। कंज्यूमर परचेजिंग अ गुड फॉर हाउसहोल्ड यूज, ठीक है, उसको फाइनल गुड बोलेंगे। और क्यों बोलेंगे उसको फाइनल गुड? क्योंकि अब वो प्रोडक्शन में यूज नहीं होगा, ठीक है। देखिए फाइनल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो अब प्रोडक्शन में यूज नहीं होगा। जैसे अगर एक घर का मतलब कि अगर एक हाउस होल्ड के लिए हम लोग शुगर खरीद रहे हैं, आप जा रहे हो दुकान में, आप बोले कि चीनी चाहिए, वो चीनी आप घर में यूज करने के लिए, मतलब वो एक एंड प्रोडक्ट है जो आप घर में यूज करने के लिए खरीद रहे हो, ठीक है, तो वो फाइनल गुड्स है। लेकिन इंटरमीडिएट गुड्स कब हो जाएगा? वो सपोज एक स्वीट शॉप वाला जो है वो वही चीनी खरीद रहा है, ओके, और फिर वो उस चीनी को यूज करके मिठाई बना रहा है, तो वो उसके लिए एक इंटरमीडिएट गुड है, ठीक है। तो इंटरमीडिएट गुड भी मैं आपको समझाऊंगा अच्छे से। पहले फाइनल गुड्स में पहला पॉइंट आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ कि फाइनल गुड्स आर दोस गुड्स परचेज्ड बाय द कंज्यूमर फॉर हाउसहोल्ड। पहला तो ये। दूसरा आता है फाइनल गुड्स में जो आता है आप लोगों का, वो होता है गुड परचेज फॉर कैपिटल फॉर्मेशन। समझाते हैं आपको। तो देखिए फाइनल गुड में जो दूसरा पॉइंट आता है आपका, वो है गुड्स परचेज बाय फर्म्स फॉर कैपिटल फॉर्मेशन और इन्वेस्टमेंट। एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एन एग्जांपल, आपका एक फर्म है, एग्रीकल्चरल फर्म है, ठीक है। आपका बहुत सारा बड़ा सा एक खेत है और आप वीट वहां पे ग्रो करते हो, ठीक है। तो वीट ग्रो करने में सीड्स और ये सब के अलावा आपको एक ट्रैक्टर भी चाहिए होगा। ट्रैक्टर क्यों चाहिए होगा? ऑफ कोर्स आपको जो खेत जोतते हैं, हम लोग के बिहार में बोला जाता है कि खेत जोतना होता है वो, ठीक है। तो आई एम यूजिंग दैट एज एग्जांपल। तो खेत जब आप जोतते हैं तो ऑफ कोर्स बड़ा जो खेत, छोटा मोटा खेत तो हम लोग बैल से जोत लेते हैं, बट बड़ा खेत के लिए हम लोग को क्या लगेगा? ट्रैक्टर लगेगा, ओके। तो जब आप वो ट्रैक्टर, मतलब वो जो मशीनरी ट्रैक्टर जो होगा, ठीक है, ट्रैक्टर जो आप खरीदोगे वो भी आपका फाइनल गुड्स के अंदर आएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि आप उसको रीसेल के लिए नहीं खरीद रहे हो। दूसरा पॉइंट आप याद रखिएगा कि फाइनल गुड्स कभी भी रीसेल के लिए नहीं खरीदते हो आप, ठीक है। अगर वो आप रीसेल के लिए खरीद रहे हो तो वो फाइनल गुड्स में नहीं आएगा, वो इंटरमीडिएट गुड्स में आपका आ जाएगा, ठीक है। तो फाइनल गुड्स क्या होगा? आपका रीसेल के लिए नहीं, जैसे ही वो आपके पास आया यूज होने के लिए, वो आपका फाइनल गुड हो गया। आप क्योंकि उसके कंज्यूमर हो, ठीक है, चाहे मशीनरी हो या फूड हो, आप उसके कंज्यूमर हो, तो आपके लिए वो एक फाइनल गुड है, ठीक है। यू आर नॉट रीसेलिंग दैट गुड, ओके। समझ में आया? तो गुड्स परचेज बाय फर्म फॉर कैपिटल फॉर्मेशन। तो ट्रैक्टर आपके लिए कैपिटल है, ओके, नहीं एसेट है ना, या फिर इन्वेस्टमेंट, एक इन्वेस्टमेंट भी है वो आपके लिए, ओके। लाइक मशीनरी जो मैंने अभी आपको ट्रैक्टर एग्जांपल दिया, तो वो आपके लिए फाइनल गुड होगा, ओके। तो और एक पॉइंट देखिए कि फाइनल गुड जो अभी मैंने बोला, फाइनल गुड्स आर नॉट मेड फॉर रीसेल, ठीक है। फाइनल गुड आपके लिए रीसेल नहीं करोगे, ओके। नॉट यूज फॉर फर्दर ट्रांसफॉर्मेशन। और एक पॉइंट, नॉट यूज फॉर फर्दर ट्रांसफॉर्मेशन। व्हाट डज दिस फर्दर ट्रांसफॉर्मेशन मींस? फॉर एन एग्जांपल, मान लीजिए मैंने अभी जो आपको शुगर का एग्जांपल दिया था, आपने एक मिठाई दुकानदार वाले ने चीनी खरीदा। ऑफ कोर्स अब वो चीनी तो नहीं बेचने वाला, वो मिठाई बेचता है, ठीक है। तो अब वो उस चीनी को किसके लिए यूज करेगा? मिठाई बनाने में यूज करेगा, चाशनी बनाने में यूज करेगा, है कि नहीं है? तो वो फर्दर ट्रांसफॉर्म कर रहा है ना उसको किसी चीज में, तो इसीलिए वो उसका प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज हो जा रहा है, तो वो उसके लिए ये फाइनल गुड नहीं है, ओके। दैट इज नॉट अ फाइनल गुड फॉर हिम, बट सेम शुगर इज अ फाइनल गुड फॉर अनदर कंज्यूमर हु इज कंज्यूमिंग दैट शुगर इन फूड, है कि नहीं है? ठीक है। तो वो जो फाइनल गुड, अगर आपके पास एक सामान है जो कि फर्दर ट्रांसफॉर्म नहीं हो रहा है किसी और चीज में, ठीक है। फॉर एन एग्जांपल, आपने मशीनरी का पार्ट्स खरीदा, आपने मान लो आपको एक ट्रैक्टर बिल्ड करना है, तो आप उसके लिए इंजन अलग से लेके आओगे, एग्जॉस्ट अलग से, जो भी पार्ट लगता है ट्रैक्टर में, सीट अलग से, आई डोंट नो अबाउट दैट,
बट फॉर एन एग्जाम्पल ये सब आप अलग अलग से खरीद के लाए, ठीक है, और आपने उसको ट्रांसफॉर्म किया वापस किसमें, एक जोड़ जाड़ के एक ट्रैक्टर बनाया आपने, ओके, तो वो फर्दर ट्रांसफॉर्म हो गया ना। आप मशीनरी खरीद के लेके आए थे, आपने जोड़ जाड़ के एक ट्रैक्टर बना दिया, तो वो ट्रांसफॉर्म हो गया दूसरी चीज में। अब वो मशीनरी मतलब वो इंजन नहीं रहा, वो अलग से ट्रैक्टर बन चुका है, हाँ वो ट्रैक्टर का इंजन हो गया, ठीक है, तो वो ट्रांसफॉर्म हो गया। तो thus that tractor is a final good for a consumer, that machinery that engine, ट्रैक्टर का इंजन जो वो फाइनल गुड नहीं है उसके लिए, ओके। तो फाइनल गुड्स आर नॉट मेड फॉर रीसेल, पहला बात तो वो रीसेल के लिए नहीं बनेगा, वो कंजम्पशन के लिए बनेगा, ठीक है। दूसरा बात, नॉट यूज फॉर फर्दर ट्रांसफॉर्मेशन, वो और फर्दर ट्रांसफॉर्म नहीं होगा किसी और चीज में, ओके, इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। समझ में आपको? और एक एग्जांपल आपको मैं देता हूं। फॉर एन एग्जांपल, मैं एक फाइनल कंज्यूमर हूं, ओके, मेरे को मिल्क चाहिए, तो मैं खरीद के लेके आ गया मिल्क, ओके। अब मैं उसको यूज करूंगा, लाइक ड्रिंक करूंगा या फिर दूध रोटी खाऊंगा, कुछ भी करूंगा उसके साथ, ठीक है। फॉर एन एग्जांपल, वही मिल्क एक डेयरी शॉप का ओनर ने खरीदा जो पनीर बनाता है, ओके। अब वो मिल्क उसने खरीदा, अब वो उस मिल्क को पिएगा तो नहीं, वो क्या करेगा, उसको पनीर बनाएगा, ओके। तो पनीर जो है वो फाइनल प्रोडक्ट है, वो है फाइनल गुड पनीर है कंज्यूमर के लिए, ओके। दिस इज तो वो क्या फर्दर ट्रांसफॉर्म हो रहा है इसी प्रोडक्शन प्रोसेस में, इसीलिए वो मिल्क जो होगा वो फाइनल गुड नहीं होगा, फाइनल गुड क्या होगा, पनीर होगा। चलिए, अब और मान लीजिए कि वो पनीर एक नॉर्मल कंज्यूमर ना खरीद के एक दुकानदार ने, एक रेस्टोरेंट ओनर ने खरीदा। अभी वो रेस्टोरेंट ओनर उस पनीर का क्या करेगा, पनीर बटर मसाला या तो बनाएगा या फिर चिली पनीर बनाएगा, कुछ भी बनाएगा। तो अब वो जो पनीर था जो पहले फाइनल गुड था, वो भी फाइनल गुड नहीं रहा, वो क्या बन गया, इंटरमीडिएट गुड बन गया। अब फाइनल गुड क्या है, वो सब्जी है जो वो बेच रहा है, दैट इज द फाइनल गुड, ओके। सब आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा, ओके। इसको और क्लियर करेंगे आगे आप जब पढ़ेंगे ये चैप्टर। आगे देखिए, एक्सपेंडिचर बाय हाउसहोल्ड, बाय नहीं लिखा हूं, हाइफन यू, बाय हाउसहोल्ड्स ऑन फाइनल गुड इज कॉल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ठीक है। और एक्सपेंडिचर और बाय प्रोड्यूसर्स ऑन फाइनल गुड्स इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। मतलब समझिए इसका, एक्सपेंडिचर ऑन हाउसहोल्ड, एक्सपेंडिचर बाय हाउसहोल्ड, जो एक्सपेंडिचर एक हाउसहोल्ड ने, मतलब एक मैंने, आपने, कंज्यूमर ने, किसी भी नॉर्मल हाउसहोल्ड का कंज्यूमर ने फाइनल गुड्स पे किया है, चीनी खरीदने में, रेफ्रिजरेटर खरीदने में, सोफा, चेयर, टेबल, कुछ भी खरीदने में किया है, ठीक है, उसको हम लोग बोलेंगे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। क्यों? क्योंकि हम लोग कंज्यूम करने के लिए खरीद रहे हैं, इसलिए कंजम्पशन, और एक्सपेंडिचर कर रहे हैं इसलिए एक्सपेंडिचर। याद रखिएगा, ये आगे काम में आएगा, चैप्टर 4 में सबसे ज्यादा ये काम में आता है, ठीक है। वैल्यू एडेड मेथड में जब हम लोग इससे हम लोग नेशनल इनकम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, या फिर ग्रॉस वैल्यू एडेड कैलकुलेट करेंगे, तब ये सबसे ज्यादा काम में आएगा, ओके। तो देखिए, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या होता है, एक्सपेंडिचर डन बाय हाउसहोल्ड ऑन फाइनल गुड्स। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या होता है, एक्सपेंडिचर जो एक्सपेंडिचर हाउसहोल्ड करेगा फाइनल गुड्स पे, उसको बोलेंगे हम लोग कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। जैसे अगर हाउसहोल्ड चीनी खरीद रहा है तो वो एक कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, ठीक है। लेकिन एक्सपेंडिचर डन बाय प्रोड्यूसर्स ऑन फाइनल गुड्स, एक जब प्रोड्यूसर, लाइक वही चीनी अगर एक मिठाई दुकानदार वाला, क्योंकि ही इज आल्सो प्रोड्यूसर ना, वो मिठाई बना रहा है, वही चीनी अगर एक मिठाई दुकान वाला खरीदेगा तो प्रोड्यूसर हो गया वो, है ना। ऑन फाइनल गुड इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट, क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है उसके ऊपर, ठीक है, इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, ठीक है। फॉर एन एग्जांपल, अगर मैं एक कार खरीद रहा हूं अपने पर्सनल यूज के लिए, ठीक है, मैंने एक अच्छा सा कार खरीदा, तो मैं वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर किया। लेकिन वही अगर मैं एक टैक्सी ड्राइवर हूं और तब मैं एक कार खरीद रहा हूं, तो वो मेरा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है। समझ में आया आप लोगों को? ये डिफरेंस है, ये चीज आप याद रखिएगा। अगेन आई एम सेइंग, नोट डाउन कर लीजिए, ऑलवेज टेक अ ये कॉपी एंड पेन एंड सिट व्हेन आई टीच, ओके। क्योंकि ये सब कुछ नोट डाउन करके रखिए, जब तक आप नोट डाउन नहीं करेंगे याद नहीं रहेगा कुछ। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर में आई होप आप लोगों को डिफरेंस समझ में आया होगा, ठीक है। नहीं समझ में आया आप कमेंट करके बताओ, मैं वापस एक नया तरीके से समझाऊंगा आपको, ठीक है। तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, आई होप आप लोगों को डिफरेंस समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, ओके। फाइनल गुड आप लोगों को समझ में आ गया, अभी चलते हैं इंटरमीडिएट गुड्स के ऊपर, ठीक है। इंटरमीडिएट गुड्स मैंने फाइनल गुड समझाते टाइम भी बोला था, चलिए अच्छे समझते हैं। गुड्स आइदर यूज्ड फॉर रीसेल, याद रखिएगा पहला वर्ड इंपॉर्टेंट वर्ड आइदर और वाला आइदर, ठीक है। आइदर यूज्ड फॉर रीसेल और फॉर फर्दर प्रोडक्शन, या तो वो रीसेल करने के लिए यूज किया जाएगा, ठीक है, मतलब रीसेल करने के लिए खरीदा जाएगा, या फिर फर्दर प्रोडक्शन करने के लिए खरीदा जाएगा, ठीक है। इन द सेम ईयर, लास्ट वाला वर्ड इंपॉर्टेंट, ये लिखना पड़ेगा आपको, वेरी इन द सेम ईयर। एग्जांपल से समझते हैं, देखिए पहले रीसेल का एग्जांपल देखते हैं।
रीसेल में एग्जांपल क्या होगा, मिल्क परचेज्ड बाय अ डेयरी शॉप, ठीक है। क्यों, मान लीजिए अमूल का एक फ्रेंचाइजी होता है, सबको पता है, ठीक है। अमूल का जो फ्रेंचाइजी है वो एक डेयरी शॉप ओनर, एक आपने एक डेयरी शॉप खोला, आप ओनर उस शॉप के, अब आप उसमें मिल्क प्रोडक्ट ही बेचोगे ना, तो आपने अमूल को बोला कॉल करके, अमूल के ये फ्रेंचाइजी मांगा आपने, ठीक है। तो आप वो जो मिल्क खरीद रहे हो अमूल से, ओके, होलसेल में या फिर किसी में भी, वो आप रीसेल करने के लिए खरीद रहे हो ना, है कि नहीं। ये तो नहीं आप 100 पैकेट मंगा के पीने बैठोगे एक साथ, नहीं, आप रीसेल करोगे उसको, है कि नहीं। एक दिन में, 2 दिन में या 3 दिन में आप रीसेल करने वाले हो उसको, है ना। तो ये जो मिल्क परचेज बाय डेयरी शॉप होगा आपका, वो होगा रीसेल के लिए, दस इट इज एन इंटरमीडिएट गुड। पहला कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। दूसरा, फर्दर प्रोडक्शन। मान लीजिए एक इंसान ने स्वीट शॉप खोला है, ऑफ कोर्स स्वीट्स बनाने में भी तो मिल्क लगते हैं, है कि नहीं है। बहुत सारे स्वीट्स बनाने में मिल्क लगते हैं, लाइक कालाकंद पकड़ लीजिए आप, उसमें भी मिल्क लगता है, हाँ उसमें लगता है। पेड़ा पकड़ लीजिए आप, ये सब में मिल्क लगता है बनाने में, ओके। तो स्वीट शॉप ओनर जब वही मिल्क खरीदेगा तो वो फर्दर प्रोडक्शन के लिए खरीदेगा, है ना, क्योंकि वो मिल्क को फर्दर प्रोड्यूस करके, लाइक मिल्क में और कुछ मिला के या फिर चीनी डाल के, कुछ भी डाल के वो एक नया स्वीट बनाएगा, है कि नहीं है, वो एक नया मिठाई बनाएगा। दैट्स व्हाई इट इज यूज्ड फॉर फर्दर प्रोडक्शन। इसीलिए रीसेल के लिए या फर्दर प्रोडक्शन में यूज करने के लिए जो गुड्स आप खरीदोगे वो आएगा इंटरमीडिएट गुड्स में, ओके। अच्छा, लास्ट वाला है इन द सेम ईयर। इन द सेम ईयर का मतलब क्या होता है, व्हाई इट इज इन द सेम ईयर, इसीलिए क्योंकि अगर आप वो गुड आपके पास 1 साल से ज्यादा रख रहे हो तो वो फाइनल गुड्स में कंसीडर किया जाएगा। एग्जांपल से समझिए, मान लीजिए आपके पास एक ग्लास फैक्ट्री है, ओके। अब ग्लास फैक्ट्री में सबसे ज्यादा जो यूज होता है वो एक कोयला होता है। क्यों, क्योंकि यूरेनियम हम लोग ग्लास फैक्ट्री में यूज नहीं कर सकते गर्म करने के लिए ग्लास को, ठीक है, इसीलिए कोयला यूज होता है, ओके। तो फॉर एग्जांपल आपने 10 टन ऑफ कोल मंगाया, क्यों, ग्लास फैक्ट्री में यूज करने के लिए, जिसमें से उस साल, ठीक है, आपने मान लीजिए 2022 में कोल मंगाया, ठीक है, 22 में कोल मंगाया, उस साल सिर्फ आपने 7 टन यूज कर पाया, ठीक है। आपने मंगाया था 10 टन, यूज कितना हुआ, 7 टन हुआ। बचा जो 3 टन वो आपके लिए और बाकियों के लिए फाइनल गुड्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वो फाइनल गुड्स हो जाएगा। मतलब आपने जिस साल मंगाया है उसी साल के अंदर खत्म करो यूज करके, वरना वो इंटरमीडिएट गुड्स से क्या होगा, फाइनल गुड्स में गिनाया जाएगा। समझ में आया, इसीलिए लिखा है सेम ईयर, ओके। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा फिर, ओके। तो अभी देखते हैं प्रोडक्शन बाउंड्री क्या होता है, ठीक है। हाँ, मैंने एक चीज बीच में छोड़ा है, क्योंकि पहले आपको प्रोडक्शन बाउंड्री उसके लिए समझना पड़ेगा, वो चीज समझने के लिए, ठीक है। लाइक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट इंटरमीडिएट गुड्स मैंने थोड़ा सा इसके बाद मैं समझाऊंगा आपको, तो पहले प्रोडक्टिव बाउंड्री समझ लीजिए, नहीं तो आपको वो फिर समझ में नहीं आएगा, ओके। देखिए प्रोडक्शन बाउंड्री क्या होता है, अ लाइन ड्रॉन अराउंड द प्रोडक्टिव सेक्टर, ये सेक्टर लिखा है ना, SECTOR सेक्टर, ठीक है, अ लाइन ड्रॉन अराउंड अ प्रोडक्टिव सेक्टर। एग्जांपल से समझिए अगेन, मान लीजिए मिल्क वाला एग्जांपल ले रहा हूं, ठीक है। स्वीट शॉप ने मिल्क खरीदा स्वीट बनाने के लिए, ठीक है। अच्छा, उससे पहले अमूल का मिल्क है मान लीजिए, तो अमूल का जो मिल्क है वो अमूल के फैक्ट्री में पैक होके आया, किसके पास आया, एक डेयरी ओनर के पास आया, मतलब डेयरी शॉप ओनर के पास आया। उस डेयरी शॉप ओनर से उस मिल्क को एक स्वीट शॉप ने खरीदा, उस स्वीट शॉप से उस स्वीट का शॉप में वो मिल्क ये प्रोडक्शन होके एक स्वीट बना, उसके बाद वो कंज्यूमर के पास आया, ओके, वो स्वीट कंज्यूमर के पास आया। तो यहां पे जब तक वो मिल्क फैक्ट्री में था, फैक्ट्री से निकल के एक होलसेलर या फिर एक डेयरी शॉप का ओनर के पास आया, और वहां से जब तक वो स्वीट शॉप में था वो तब तक अपने प्रोडक्शन बाउंड्री में था। क्यों बोलूंगा ऐसा, क्योंकि तब तक उस समय प्रोडक्शन चल रहा था, वो अलग अलग फॉर्म में प्रोड्यूस हो रहा था, एक नया फॉर्म में, ओके। जैसे ही वो स्वीट बन के कंज्यूमर के हाथ में चला गया, ओके, वो प्रोडक्शन बाउंड्री से बाहर चला गया, ओके। तो जैसे ही वो प्रोडक्शन बाउंड्री से बाहर गया, वो इंटरमीडिएट गुड से कौन सा, वो मिल्क जो था वो इंटरमीडिएट गुड से कौन सा गुड बन गया, वो बन गया फाइनल गुड्स, ठीक है। तो इससे हम लोग को ये समझ में आता है कि जब तक एक सामान, एक गुड अपने प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर रहेगा, मतलब वो प्रोड्यूस होते रहेगा, किसी चीज में चेंज होते रहेगा, तब तक वो एक इंटरमीडिएट गुड रहेगा, ओके। तब तक वो क्या रहेगा, एक इंटरमीडिएट गुड रहेगा। और जैसे ही वो प्रोडक्टिव सेक्टर से बाहर चला जाएगा, मतलब एक कंज्यूमर के हाथ में कंज्यूम होने के लिए चला जाएगा, वो क्या हो जाएगा, प्रोडक्टिव सेक्टर के अंदर चला जाएगा, मतलब सॉरी बाहर चला जाएगा, ओके। और वो क्या बन जाएगा, फाइनल गुड बन जाएगा, ओके।
तो प्रोडक्टिव बाउंड्री तो आपको समझ में आ गया, अब हम वो समझाते हैं पहले वाला। चलिए अब इंटरमीडिएट गुड्स के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। तो मैं पॉइंट पॉइंट करके समझाऊं क्योंकि मेरे बोर्ड छोटा है तो एक साथ तो नहीं हटने वाला है। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट इंटरमीडिएट गुड्स। ओके, पहला, इंटरमीडिएट गुड्स रिमेन्स विद इन द प्रोडक्शन बाउंड्री। अभी मैंने समझाया था प्रोडक्शन बाउंड्री क्या होता है, इसीलिए पहले समझा दिया। ठीक है, तो इंटरमीडिएट गुड्स जो है वो प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर रहेगा, पहला पॉइंट ये आपको समझा हुआ है। ठीक है, कि वो जब तक प्रोडक्शन होते रहेगा किसी चीज में अपना रूप बदलते रहेगा, लाइक मिल्क से आपका स्वीट्स और उसके स्वीट से कंज्यूमर के हाथ में, तो जब तक वो स्वीट बन रहा है स्वीट शॉप में तब तक वो प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर है, इसीलिए वो मिल्क इंटरमीडिएट गुड्स है। सेकंड पॉइंट, दे हैव डिराइव्ड डिमांड। अच्छा, डिराइव्ड डिमांड क्या होता है, डेफिनेशन अच्छा पहले बता देते हैं। देयर डिमांड डिपेंड्स अपॉन द डिमांड ऑफ फाइनल गुड। ठीक है, चलिए आप ऐसे समझिए, डिराइव्ड डिमांड समझाते हैं हम आपको एग्जांपल से। दुर्गा पूजा आ रहा है अभी, है ना, अभी दुर्गा पूजा के टाइम में देखना अचानक से मिल्क का प्राइस हाइक हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा, क्योंकि मिल्क का डिमांड बढ़ जाएगा। मिल्क का डिमांड क्यों बढ़ जाएगा, क्योंकि स्वीट्स का डिमांड बढ़ जाएगा। तो यहां फाइनल गुड क्या है, यहां फाइनल गुड है स्वीट। ठीक है, लेकिन डिराइव डिमांड से डिमांड किसका बढ़ रहा है, डिमांड बढ़ रहा है मिल्क का, है ना, इसीलिए प्राइस भी बढ़ रहा है। इकोनॉमिक्स में आप लोग क्लास 11 में पढ़े हैं कि when demand rises price also rises and when the demand falls price also falls, है कि नहीं है। जब डिमांड ज्यादा होता है तो प्राइस भी बढ़ जाता है ना। तो डिराइव डिमांड से मिल्क का दाम बढ़ गया, क्यों, क्योंकि सारा मिल्क तो स्वीट शॉप ले गए, है ना। स्वीट शॉप को तब ज्यादा स्वीट्स बेचना है, दिवाली दुर्गा पूजा के टाइम में, ओकेशंस के टाइम में ज्यादा स्वीट्स बिकता है, फाइनल गुड इज स्वीट, लेकिन डिमांड किसका बढ़ा, मिल्क का, तो डिराइव डिमांड। इसीलिए तो मिल्क का डिमांड जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, उसके फाइनल गुड्स के डिमांड पे, समझा। और मिल्क का प्राइस किस पे डिपेंड कर रहा है, सेम फाइनल गुड्स के डिमांड पे। दिस इज व्हाट डिराइव्ड डिमांड इज। ओके, अगेन आई एम सेइंग डिराइव्ड डिमांड, देयर डिमांड डिपेंड्स अपॉन द डिमांड ऑफ फाइनल गुड्स। जितना फाइनल गुड्स का डिमांड, उसका भी इंटरमीडिएट गुड का भी उतना ही डिमांड है। ओके, यहाँ इंटरमीडिएट गुड क्या है, मिल्क है ना, यहाँ इंटरमीडिएट गुड, तो उसका डिमांड किस पे डिपेंड है, इस फाइनल गुड पे, स्वीट पे, समझा। नेक्स्ट पॉइंट आता है, इंटरमीडिएट गुड जो होता है दे आर नॉट येट रेडी फॉर यूज बाय फाइनल यूजर। ठीक है, इंटरमीडिएट गुड कभी भी रेडी नहीं होता है, मतलब वो अभी तक रेडी नहीं हुआ होता है फाइनल यूजर के द्वारा यूज करने के लिए। ठीक है, लाइक स्वीट, अगेन आई सेड यू, स्वीट का एग्जांपल मैं बार बार ले रहा हूं क्योंकि वही एक दिमाग में आ रहा है मेरा। ठीक है, जो मिल्क यूज हो रहा है या फिर जो शुगर यूज हो रहा है स्वीट शॉप में, तो आप वहां चीनी तो जाके नहीं खरीदोगे ना, वहां तो स्वीट ही खरीदोगे, मिठाई खरीदोगे। तो चीनी जो वो स्वीट शॉप वाला जो चीनी खरीद के लेके जा रहा है वो आप क्यों यूज करोगे, तो वो फाइनल गुड यूजर्स के लिए यूज रेडी नहीं हुआ है अभी तक चीनी। ठीक है, अच्छा उसके बाद सम वैल्यू हैज टू बी एडेड, क्या हो गया, मार्कर करो, सम वैल्यू हैज टू बी एडेड टू इंटरमीडिएट गुड्स। ठीक है, उस इंटरमीडिएट गुड्स में अभी भी कुछ वैल्यू ऐड करना बाकी रह जाता है। ओके, जैसे स्वीट में मिल्क का वैल्यू ऐड हो जाता है, लाइक एग्जांपल देके समझाते हैं आगे। लाइक मिल्क का वैल्यू था 20 रुपीज, ठीक है, तो 20 रुपए प्लस उसका जो प्रोडक्शन कॉस्ट, चीनी का दाम था 10 रुपए, ठीक है, तो स्वीट का दाम कितना होगा, 40 रुपए। क्यों, 10 रुपए प्रॉफिट है कि नहीं, 20 प्लस 10 हुआ 30, मिल्क का दाम 20, चीनी का दाम 10 रुपीज, ठीक है, और 10 रुपीज किसका, प्रोडक्शन कॉस्ट है ना, स्वीट शॉप ओनर को कुछ तो प्रॉफिट रखना पड़ेगा अपने जेब में, तो 10 रुपीज प्लस हो गया, और है ना, स्वीट का दाम कितना, 40 रुपीज, ठीक है। तो वो जो इंटरमीडिएट गुड है उसका वैल्यू किस में ऐड हो जाता है, फाइनल गुड में ऐड हो जाता है, ठीक है, समझा। और उसमें कुछ वैल्यू ऐड होना बाकी रहता है इंटरमीडिएट गुड्स में हमेशा। इंटरमीडिएट गुड्स जितने भी हैं आपके, उसमें कुछ ना कुछ वैल्यू एक्स्ट्रा ऐड होगा ही होगा। ओके, उसके बाद ड्यूरेबल गुड्स। अच्छा, व्हाट आर ड्यूरेबल गुड्स? ड्यूरेबल गुड्स आर दोज गुड्स व्हिच आर यूज्ड फॉर वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, जैसे रेफ्रिजरेटर, जैसे कार, ठीक है, वॉशिंग मशीन, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में मोस्ट ऑफ द मोबाइल, सेल फोन, ठीक है। तो ये सब क्या है कि ये सब ऐसा तो नहीं है ना कि आज आप खरीद रहे हो, कल आप दूसरा जाके खरीद रहे हो, परसों दिन आप तीसरा फ्रिज लेके आ रहे हो या तीसरा कार लेके आ रहे हो। अगर आप अमीर है तो कर सकते हैं, लेकिन मिडिल क्लास आदमी के लिए ये पॉसिबल नहीं है। ओके, वो लोग फ्रिज एक ही बार खरीदेंगे लाइफ टाइम में, और वही चलेगा उन लोगों का 10-20 साल तक, ठीक है। तो ड्यूरेबल गुड्स वो होते हैं। अब देखिए, ड्यूरेबल गुड्स लाइक ट्रक्स, टैंक्स, एयरक्राफ्ट्स, परचेज्ड बाय द हुम, गवर्नमेंट, परचेज्ड बाय द गवर्नमेंट। तो अच्छा, गवर्नमेंट फॉर डिफेंस यूज, ठीक है, किसके लिए, खुद के यूज के लिए नहीं, घूमने के लिए नहीं ट्रक में, ठीक है, डिफेंस यूज के लिए। क्यों? क्योंकि वो एक सर्विस दे रहा है, किसका सर्विस, डिफेंस का सर्विस दे रहा है, ठीक है।
तो इसलिए हमेशा गुड्स एंड सर्विसेज बोला जाता है, ठीक है। तो वो जो डिफेंस यूज में गवर्नमेंट खरीद रही है ट्रक्स टैंक्स या फिर एयरक्राफ्ट्स, वो भी आएगा आपका इंटरमीडिएट गुड्स के अंदर। क्यों? क्योंकि वो डिफेंस का सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, दैट इज नॉट अ फाइनल गुड, ठीक है। समझ में आया? ओके, अगेन आई एम सेइंग ड्यूरेबल गुड्स लाइक ट्रक्स टैंक्स एंड एयरक्राफ्ट्स परचेज्ड बाय द गवर्नमेंट फॉर डिफेंस यूज, फॉर डिफेंस यूज are intermediate goods as they are used for produce defense services, ठीक है। डिफेंस सर्विसेज के प्रोडक्शन डिफेंस सर्विसेज के लिए यूज होता है, इसीलिए वो इंटरमीडिएट गुड्स है, फाइनल गुड्स नहीं है। लेकिन वही ट्रक अगर माननीय नितिन गडकरी जी खुद के घूमने के लिए खरीद ले तो नहीं, तब भी नहीं। हाँ, पर्सनल ट्रक खरीदे खुद के घूमने के लिए, तब वो एक फाइनल गुड है उनके लिए। समझ में आया? इंपॉर्टेंट लास्ट पॉइंट है कि वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स इज मर्ज्ड विद द फाइनल गुड। अभी समझाया मैंने कि अगर आप शुगर खरीद रहे हो, मिल्क खरीद रहे हो, मिल्क फॉर एग्जांपल 20 रुपीज का खरीद रहे हो, शुगर फॉर एग्जांपल 10 रुपीज का खरीद रहे हो, तो वैल्यू ऑफ स्वीट कितना होगा? 40 रुपीज का होगा। क्यों? क्योंकि 10 रुपीज दुकानदार का कमीशन, कमाई, प्रॉफिट, ठीक है। और नहीं रख रहे दुकानदार का प्रॉफिट, समाज सेवा कर रहे तो 30 रुपए रखेगा उस स्वीट का दाम को, ठीक है। समझ में आया? तो इंटरमीडिएट गुड्स का जो वैल्यू होगा मिल्क एंड स्वीट का, वो फाइनल गुड्स में मर्ज हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स में कुछ और पॉइंट्स देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। याद रखना है आपको, नोट डाउन भी करना है ये पॉइंट और वहां पे लिख के भी आना है ये पॉइंट। चलिए देखिए, कमोडिटी कैन बी अ फाइनल गुड और इंटरमीडिएट गुड। एक कमोडिटी आपका फाइनल गुड्स भी हो सकता है और वही सेम कमोडिटी आपका इंटरमीडिएट गुड्स भी हो सकता है। समझाते हैं कैसे, अभी देखिए एग्जांपल लेते हैं, अगेन वही शुगर का, ठीक है। शुगर अभी मैंने बोला पहले, शुगर जब एक कंज्यूमर खरीदेगा, ठीक है, नॉर्मल चाय में या कुछ घर में बनाने के लिए, वो उसके लिए एक फाइनल गुड है। लेकिन वही शुगर जब एक स्वीट शॉप ओनर खरीदेगा, स्वीट शॉप में लगाने के लिए, वो उसके लिए एक इंटरमीडिएट गुड्स है। समझा? तो सेम शुगर है, एक बार फाइनल गुड है, एक बार इंटरमीडिएट गुड है। थस पहला पॉइंट क्या है? कमोडिटी कैन बी फाइनल गुड और इंटरमीडिएट गुड, ठीक है। सेकंड पॉइंट, नेशनल इनकम इज ओनली इंक्लूड्स फाइनल गुड। नेशनल इनकम आप जब कैलकुलेट करोगे, नेशनल इनकम क्या होता है? एनएनपी एट एफसी, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। आगे पढ़ाएंगे आपको, कि पढ़ा चुके हैं आपको? नहीं पढ़ाया, एग्रीगेट्स वाला वीडियो डाल दिया, हाँ पढ़ा चुके हैं, ठीक है। और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे इसको एक वीडियो में। तो एनएनपी जो एफसी है, नेशनल इनकम में सिर्फ फाइनल गुड्स ऐड होता है, इंटरमीडिएट गुड्स ऐड नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि अभी मैंने, याद कीजिए, पहले मैंने आपको बोला है अभी जस्ट कि इंटरमीडिएट गुड्स का जो वैल्यू होता है वो फाइनल गुड्स में एडेड होता है ना। लाइक मिल्क और शुगर का वैल्यू स्वीट में एडेड होगा। मिल्क 20 रुपीज का, शुगर 10 रुपीज का, स्वीट का दाम 30 रुपीज या 40 रुपीज, है ना। तो मिल्क तो फाइनल गुड का जो वैल्यू होता है उसमें इंटरमीडिएट गुड का क्योंकि वैल्यू एडेड रहता है, इसीलिए इंटरमीडिएट गुड्स का, दैट्स व्हाई इंटरमीडिएट गुड्स आर ऑलरेडी इंक्लूडेड इन फाइनल गुड्स वैल्यू, ठीक है। दैट्स व्हाई इंटरमीडिएट गुड्स आर नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, ठीक है। ओके, फाइनल गुड्स आर एंड नॉट इंटरमीडिएट गुड्स बिकॉज़, हाँ ओके, समझ में आप लोग को। अच्छा, लास्ट पॉइंट, गुड्स शुड बी यूज्ड इन द सेम ईयर आर इंटरमीडिएट गुड्स, ठीक है। पहले भी आपको मैंने बताया गया कि अगर कोई भी गुड आप सेम ईयर में यूज, आप अगर कोई गुड को अगर सेम ईयर में यूज कर रहे हो तो वो आपके लिए इंटरमीडिएट गुड है। लेकिन वही गुड अगर एक साल से ज्यादा हो गया तो वो आपके लिए एक फाइनल गुड है। लाइक कोल का एग्जांपल जो मैंने दिया था, अगेन दे रहा हूं। आपने 10 टन कोल मंगाया अपने ग्लास फैक्ट्री में यूज करने के लिए, जिसमें से आपने सिर्फ 7 टन यूज किया, तो बाकी बचा जो 3 टन है, ठीक है, उस साल आपने सिर्फ 7 टन यूज किया, तो जो 7 टन है वो आपके लिए इंटरमीडिएट गुड है। लेकिन जो बचा 3 टन है वो आपके लिए एक फाइनल गुड्स है, ठीक है। देयरफॉर गुड्स शुड बी गुड्स यूज्ड इन द सेम ईयर आर इंटरमीडिएट गुड्स। ओके, आई होप ये तीनों क्लियर हुआ होगा आपको। बीच वाला एक बार वापस समझा देते हैं आपको। नेशनल इनकम ओनली इंक्लूड्स फाइनल गुड्स एंड नॉट इंटरमीडिएट गुड्स, एज इंटरमीडिएट गुड्स आर ऑलरेडी इंक्लूडेड इन फाइनल गुड वैल्यू। नेशनल इनकम में सिर्फ फाइनल गुड्स का वैल्यू एडेड होता है, इंटरमीडिएट गुड्स का क्यों नहीं? क्योंकि इंटरमीडिएट गुड्स का जो वैल्यू है, शुगर और मिल्क का जो वैल्यू है, वो ऑलरेडी फाइनल गुड्स के वैल्यू में एडेड होता है। ओके, मिल्क में स्वीट में एडेड होता है, इसीलिए नेशनल इनकम में सिर्फ फाइनल गुड ऐड होता है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। ओके, अब हम लोग समझेंगे कंजम्पशन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स, ठीक है। तो पहले कंजम्पशन गुड देखिए
those goods which satisfy the consumer wants directly, मतलब वो गुड जो कि डायरेक्टली आपका वांट को सेटिस्फाई करते हैं, उसमें और एक्सक्यूज मी उसमें और कुछ ऐड करने का जरूरत नहीं है। जैसे बटर, हाँ बटर में ब्रेड ऐड कर सकता है, लेकिन बटर भी खाते हैं कोई कोई लोग, जैसे छोड़ो, जैसे मैं ठीक है, तो जैसे बटर, ओके, तो पहला बटर होता है, दूसरा ब्रेड, शर्ट, पेन। तो ये सब जो गुड्स है ये आपका वांट को डायरेक्टली सेटिस्फाई कर रहा है। आप शर्ट, ये ऐसा नहीं कि आप शर्ट व्हाइट शर्ट खरीदते हो, उसको पेंट काले में पेंट करते हो, उसके बाद पहनते हो, व्हाइट शर्ट है तो व्हाइट शर्ट ही पहनोगे, तो वो डायरेक्टली सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। पेन वन टाइम यूजेबल है, ठीक है, और आपका वांट को डायरेक्टली सेटिस्फाई कर रहा है। ऐसा नहीं कि आप पेन अलग से खरीदा, इंक अलग से खरीदा, फिर इंक डाला, उसके बाद डायरेक्टली आप खरीदते हो, डायरेक्टली आप यूज कर रहे हो, ओके। तो वो गुड्स विच सेटिस्फाई द कंज्यूमर वांट्स डायरेक्टली आर नोन एज कंजम्पशन गुड्स, ठीक है। अच्छा, टाइप्स होता है इसमें, कंजम्पशन गुड्स में टाइप होता है। पहला टाइप है ड्यूरेबल गुड्स, पहले आपको वापस समझाना है, पहले भी समझाए। ड्यूरेबल गुड्स क्या होता है? गुड्स विच कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन, वो गुड्स जो अगेन एंड अगेन यूज कर सकते हो आप, ठीक है, बार बार करके आप जिसको यूज कर रहे हो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इज नोन एज ड्यूरेबल गुड। मतलब एक पूरा पीरियड ऑफ टाइम में आप उसको बार बार यूज करो। जैसे टीवी, ऐसा तो नहीं है आज आप टीवी खरीदोगे कल आप वापस जाके खरीदोगे, आप चलाओगे 5-6 साल तो आप आराम से टीवी चलता है, ओके। रेफ्रिजरेटर, ओके, ऐसा भी नहीं कि आप रेफ्रिजरेटर आज खरीदा कल वापस खरीदा परसों वापस खरीदा, तो रेफ्रिजरेटर भी चल रहा है आराम से, ठीक है। तो ये क्या होता है? ड्यूरेबल गुड्स होता है। ये क्या होता है? ये ड्यूरेबल गुड, जो कि अगेन एंड अगेन यूज करेगा आप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। समझ में आया? ड्यूरेबल गुड्स are goods which can be used again and again over a period of time. Example, television and refrigerator. Okay. फिर आता है सेमी ड्यूरेबल गुड्स, ठीक है। सेमी ड्यूरेबल गुड्स क्या होते हैं? वो गुड्स जो कि एक लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज कर सकते हैं। अच्छा, कितना लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम? 1 साल, ठीक है। सेमी ड्यूरेबल गुड्स आर दोज गुड्स which are used for a limited period of time, ठीक है, एक स्पैन अराउंड 1 ईयर, ठीक है, जैसे क्लोथ्स या शूज, ठीक है। तो वो गुड्स जो आप लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए अराउंड 1 ईयर के लिए आप यूज कर रहे हो, उसको बोलते हैं हम लोग क्या? सेमी ड्यूरेबल गुड्स, जैसे क्लोथ्स और शूज। उसके बाद आता है नॉन ड्यूरेबल गुड्स। नॉन ड्यूरेबल गुड्स क्या होता है? जो एक ही बार आप यूज कर सकते हो, जैसे पेपर, एक बार लिखने के बाद, पेंसिल से लिख रहे हो तो वापस मिटा सकते हो, पेन से लिखने के बाद वापस यूज नहीं होगा, प्रिंट आउट होने के बाद वापस यूज नहीं होगा, ठीक है। हाँ, समोसा खाने के लिए यूज कर सकते हैं, बट अगर पेपर का काम तो वो है नहीं, लिखने का काम है ना, तो सेमी ड्यूरेबल, इसलिए नॉन ड्यूरेबल गुड्स है वो, ठीक है। तो नॉन ड्यूरेबल गुड्स आर दोज गुड्स व्हिच आर यूज्ड अप इन अ सिंगल एक्ट ऑफ कंजम्पशन, ठीक है। क्या? सिंगल एक्ट ऑफ कंजम्पशन, एक ही बार यूज हो सकता है। कैन नॉट बी यूज्ड फॉर मोर देन वंस, कैन नॉट बी यूज्ड फॉर मोर देन, इंपॉर्टेंट वर्ड, कैन नॉट बी यूज्ड फॉर मोर देन वंस, दे लूज देयर आइडेंटिटी, ठीक है, आफ्टर अ वन यूज, उसके बाद उसका कोई आइडेंटिटी नहीं रहता है, ओके। जैसे मिल्क, एक बार ड्रिंक अप कर लो, एक बार यूज कर लो, मिठाई बनाने में यूज कर लो, उसके बाद वो मिल्क नहीं रहा, वो अब स्वीट बन गया, तो मिल्क का गायब हो गया, तो ये नॉन ड्यूरेबल गुड्स है। जैसे ब्रेड खराब हो जाए तब भी यूज नहीं हुआ, खा लो तब भी वापस, खाने के बाद तो यूज हो ही गया और क्या यूज होगा, ठीक है। तो ब्रेड, फिर पेपर, ओके, पेपर क्या होगा? एक बार लिख लो, उसके बाद उसको आप वापस यूज नहीं कर सकते, दैट्स व्हाई दे आर नोन एज नॉन ड्यूरेबल गुड्स, ओनली सिंगल यूज। जैसे यूज एंड थ्रो वाला जो पेन होता है ना आपका, वो भी इसी में आएगा, लेकिन हर पेन क्योंकि यूज एंड थ्रो वाला नहीं होता, उसमें रिफिल कर सकते हैं हम लोग, इसीलिए उसको नहीं लिखा गया है नॉन ड्यूरेबल गुड्स में, ठीक है। बट 3 रुपए वाला जो पेन आता है ना यूज एंड थ्रो वाला, वो इसमें आ जाएगा, ठीक है। ओके, तो लास्ट आता है कंजम्पशन गुड्स में टाइप्स का, वो सर्विसेज होता है। सर्विसेज माने वो इमटेरियल गुड्स होता है, जैसे टीचर का सर्विस, डॉक्टर का सर्विस, टैक्सी का सर्विस, ठीक है, एडवोकेट्स नहीं था, एडवोकेट्स अपना प्रोफेशन कैसे भूल सकता हूं यार तो मतलब टू बी सॉरी, एडवोकेट्स का सर्विस, ये सारे सर्विसेज इंटेंजिबल गुड्स है, ठीक है। मतलब ये सारे जो है ये इंटेंजिबल है। अच्छा, तो नॉन मटेरियल गुड्स व्हिच डायरेक्टली सेटिस्फाई द ह्यूमन वांट, ठीक है। टीचर, डॉक्टर, बैंक, एडवोकेट्स, इन लोग का जो सर्विस देते हैं ये लोग, ठीक है। टीचर का काम क्या? पढ़ाना है, तो पढ़ाने वाला सर्विस। डॉक्टर का काम क्या है? पेशेंट को ठीक करना, तो उसका सर्विस। बैंक का क्या है? पैसे को संभाल के रखना एक इंसान का, उसका सर्विस। एडवोकेट्स का क्या है? लीगल मैटर से बाहर निकालना, इसका सर्विस। ये सारे जो सर्विसेज है वो डायरेक्टली सेटिस्फाई करता है ह्यूमन वांट्स को, ठीक है। इसमें और कुछ ऐड नहीं करना पड़ता है, आपका जो सर्विस है वो आप कर दो, ठीक है, वो सेटिस्फाई हो गया। ह्यूमन एक आपके जो कस्टमर है, आपका जो वहां पे क्लाइंट है, वो सेटिस्फाई हो गया, उससे आपका स्टूडेंट सेटिस्फाई हो जाएगा,
ठीक है, तो वो डायरेक्टली सेटिस्फाई करता है ह्यूमन वांट को। दे आर इंटेंजिबल एक्टिविटीज। इंटेंजिबल एक्टिविटीज माने वो एक्टिविटीज जिसको हम लोग देख या छू नहीं सकते हैं, बट फील होता है कि हाँ हम लोग सेटिस्फाई हो गए। ठीक है, जैसे कि आप टीचर को पढ़ाते हुए देख सकते हैं, लेकिन उसका जो वो नॉलेज दे रहा है आप उसको देख सकते हैं नहीं। डॉक्टर का वो जो सर्विस है जो डॉक्टर प्रोवाइड कर रहा है वो आप उसको देख पा रहे हो कि फील आ रहा है ना आपको कि हाँ मैं ठीक लग रहा हूं, आपको फील आ रहा है कि यस यू आर सेफ। ठीक है कि नहीं, यू आर सेफ फ्रॉम द क्रिमिनल मैटर, आपको फील आ रहा है कि आपका पैसा सेफ है। ठीक है, आप देख पा रहे हो उस चीज को कि हाँ आपका पैसा सेफ है, अब सिर्फ फील कर पा रहे हो उसको। दैट्स व्हाई देयर इंटेंजिबल एक्टिविटीज दैट कैन नाइदर बी सीन और टच्ड, ओनली बी फेल्ट। ओके, समझ में आया? तो ये लास्ट था सर्विसेज कंजम्पशन गुड्स का टाइप्स। ओके, अभी हम लोग पढ़ेंगे कैपिटल गुड्स के बारे में। हम लोग कंजम्पशन गुड्स पढ़ लिए हैं, अब पढ़ेंगे कैपिटल गुड क्या होता है। देखिए, दोस फाइनल गुड्स, ये भी फाइनल गुड्स है। ये फाइनल गुड्स ऐसे नहीं कि फाइनल गुड्स नहीं है, कैपिटल गुड्स भी फाइनल गुड्स है और कंजम्पशन गुड्स भी फाइनल गुड्स है। डिफरेंस देखिए कहां है। दोस फाइनल गुड्स हेल्प्स इन प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब वो फाइनल गुड जो कि दूसरा गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन में हेल्प करता है वो होता है कैपिटल गुड्स। एग्जांपल प्लांट एंड मशीनरी। ठीक है, प्लांट और मशीनरी, जैसे याद कीजिए मैंने आपको पहले एक एग्जांपल दिया था कि आपका एक खेत है बड़ा सा एग्रीकल्चर के लिए और आप वीट उगाते हो वहां पे, तो उसके लिए आपको ट्रैक्टर खरीदना पड़ेगा, है कि नहीं, प्लाउ करने के लिए, फील्ड को खेत जोतने के लिए। ओके, तो वो जो ट्रैक्टर है आपका वो आपके लिए कैपिटल गुड है। क्या है वो आपके लिए? एक कैपिटल गुड है। क्यों कैपिटल गुड है? क्योंकि वो प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज हो रहा है गुड्स एंड सर्विसेज का। गुड्स क्या है यहाँ पे? आपका वीट है कि नहीं है, मतलब गेहूं है आपके लिए यहाँ पे गुड, तो उसका प्रोडक्शन में, गेहूं के प्रोडक्शन में क्योंकि वो ट्रैक्टर यूज हो रहा है खेत को प्लाउ करने के लिए, ठीक है, टू प्लाउ द फील्ड, खेत जोतने के लिए, इसीलिए वो आपके लिए कैपिटल गुड है। ठीक है, तो दोस फाइनल गुड्स व्हिच हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स एंड सर्विसेज आर नोन एज कैपिटल गुड। एग्जांपल प्लांट एंड मशीनरी। अच्छा, अब इसका कुछ पॉइंट्स देखिए इसका। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स बोल रहे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बोल लीजिए। देखिए, पहला है यूज फॉर प्रोडक्शन प्रोसेस इन फ्यूचर। ठीक है, अच्छा, यूज फॉर प्रोडक्शन प्रोसेस इन फ्यूचर, ये आज यूज हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि आज यूज होके खराब हो जाएगा, ये फ्यूचर में भी यूज होगा। मतलब आप ऑफ कोर्स ट्रैक्टर तो हर बार नहीं खरीदने जाओगे ना नया, ठीक है, कि हर साल वीट उगा रहे हो आप, वापस काट रहे हो तो आप हर साल नया ट्रैक्टर खरीद रहे हो, नहीं। तो दे आर यूज्ड फॉर प्रोडक्शन प्रोसेस इन फ्यूचर। सेकंड पॉइंट, दे हैव एन एक्सपेक्टेड लाइफ ऑफ सेवरल इयर्स। ठीक है, एक्सक्यूज मी, दे हैव एन एक्सपेक्टेड लाइफ ऑफ सेवरल इयर्स, माने उसका जो लाइफ है वो बहुत इयर्स तक चलेगा। सेवरल इयर्स मतलब 3-4 साल, 3-4 साल भी नहीं यार, 10-20 साल तक चलता है। ठीक है, अगर आप एक ट्रैक्टर खरीद रहे हो तो वो आराम से 10-20 साल तक एकदम परफेक्ट चलेगा, अगर आप उसका टाइम टू टाइम सर्विसिंग करवा रहे हो तो। ठीक है, तो दे हैव एन एक्सपेक्टेड लाइफ फॉर सेवरल इयर्स। ओके, दे डू नॉट लूज देयर आइडेंटिटी इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, वो अपना आइडेंटिटी लूज नहीं करते हैं। जैसे मिल्क जो था वो अपना आइडेंटिटी लूज करके स्वीट बन जा रहा था। ठीक है, लेकिन ट्रैक्टर जो यूज होगा आपके लिए, वो जो ट्रैक्टर आपके लिए कैपिटल गुड है, मशीनरी, वो अपना आइडेंटिटी लूज नहीं करेगा। ठीक है, वो ट्रैक्टर का ट्रैक्टर ही रहेगा। ये नहीं कि ये फील्ड को प्लाउ करने के बाद वो ट्रैक्टर से बैल बन जाएगा। ठीक है, वो ट्रैक्टर है तो ट्रैक्टर ही रहेगा। ठीक है, लैम्बोर्गिनी का याद आ गया यार। एनीवेज, देखो, दे डू नॉट लूज देयर आइडेंटिटी इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। ओके, तो प्रोडक्शन के प्रोसेस में वो अपना आइडेंटिटी लूज नहीं करेगा। अगर मशीनरी है तो मशीनरी रहेगा, अगर प्लांट है तो वो प्लांट ही रहेगा। ओके, देखिए उसके बाद वाला पॉइंट क्या है? दे नीड रिपेयर एंड रिप्लेसमेंट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एज दे डेप्रिसिएट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। डेप्रिसिएट का मतलब आपको आगे समझाएंगे, फिलहाल थोड़ा सा बता देते हैं। डेप्रिसिएशन मतलब किसी भी फिक्स्ड एसेट का, किसी भी मशीनरी का, किसी भी प्लांट का, किसी भी मशीनरी में कार, बाइक आप पकड़ लो, कोई भी मशीनरी पकड़ लो, टेलीविजन से लेकर सेलफोन तक आपका, ठीक है, कार से लेकर आपके ट्रैक्टर तक, एवरीथिंग, चाहे वो लैम्बोर्गिनी क्यों ना हो, रोल्स रॉयस ही क्यों ना हो आपका कार, वो डेप्रिसिएट होगा। मतलब उसका वैल्यू टाइम टू टाइम कमते जाएगा। माने अगर आप एक रोल्स रॉयस खरीद रहे हो जो कि कितना 4 करोड़ का आता है ना, हाँ 4 to 5 करोड़ में अगर आप रोल्स रॉयस खरीद रहे हो तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उसका वैल्यू लैक्स में आ जाएगा। ओके, क्यों? क्योंकि आप उसको वेयर एंड टियर मतलब यूज करोगे, ठीक है, आप उसको चलाओगे, आप उसको बारिश में भगाओगे, आप उसको हाईवे पे भगाओगे, उसका वेयर एंड टियर होगा, उसका इंजन गर्म होगा, ओके, बहुत कुछ होगा एक कार में, उसको तो इसीलिए उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, कम होते जाएगा दिन ब दिन। ठीक है, और एक चीज याद रखिए, जिस दिन से आप एक सामान खरीद रहे हो, जिस दिन भी आप एक इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीद रहे हो या फिर फर्नीचर खरीद रहे हो, उसी दिन से उसका वैल्यू डेप्रिसिएट होना शुरू हो जाता है।
ठीक है, और इस दुनिया के हर एक चीज में डिप्रिसिएशन लगता है एक्सेप्ट लैंड, गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, ठीक है, एंड बिल्डिंग्स, इस सब को छोड़ के सबका वैल्यू डिप्रिशिएट होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखिए गोल्ड भी कम है हम लोगों के पास, सोना बहुत कम है और दिन ब दिन कम होते जा रहा है। सेम गोज फॉर अदर थिंग्स, ओके ओके, और लैंड भी कम है हम लोगों के पास, मतलब जगह, रहने वाला जगह, इसलिए देखिए हम लोग पेड़ वेड़ काट रहे हैं, ठीक है, और इसीलिए आजकल लैंड बहुत महंगा होते जा रहा है, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रहा है, जैसे जैसे लैंड घट रहा है वैसे वैसे, ठीक है, और इसीलिए लैंड का वैल्यू कभी भी डिप्रिशिएट नहीं होता है, ठीक है। तो डिप्रिसिएशन आपको आई होप समझ में आएगा। अब देखिए दे नीड फॉर रिपेयर एंड रिप्लेसमेंट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। तो इसीलिए अगर आप ट्रैक्टर एक तो खरीद रहे हो, मान लो, ठीक है, आपने एक ट्रैक्टर खरीदा है, तो अब आप उसको खेत में चलाओगे, है ना, आप उसको पानी में उतारोगे, मतलब खेत में जब पानी भर जाता है तब भी उतारोगे, आपका ट्रैक्टर फंसेगा उस पानी में, आपका ट्रैक्टर का चक्का गंदा होगा, आपका ट्रैक्टर गंदा होगा, बहुत सारे रीजंस होते हैं उसके डिप्रिसिएशन के लिए। तो आप उसको रिपेयर करवाओगे वापस, रिपेयर तो करवाना पड़ेगा, ऐसे नहीं पंक्चर चक्का वाले ट्रैक्टर को लेके आप खेत में चल रहे हो, नहीं होगा वैसे, आप उसको रिपेयर करवाओगे या फिर चक्के को ही रिप्लेस करवा दोगे, कभी इंजन को खराब हो गया तो उसको रिप्लेस करवाओगे आप, ठीक है। तो ये चीज आपको वो कैपिटल गुड में करना पड़ेगा हर हमेशा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि वो डिप्रिशिएट होता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा। सेकंड पॉइंट, दे हैव डिराइव्ड डिमांड, अगेन डिराइव्ड डिमांड, पहले भी आपको समझा चुके हैं डिराइव्ड डिमांड क्या होता है, मतलब जो टाइम होगा आपका खेत जोतने का, उस टाइम ट्रैक्टर का दाम बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये मैंने देखा हुआ है। तो डिराइव्ड डिमांड, एज देयर डिमांड डिराइव्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम द डिमांड ऑफ अदर गुड्स व्हिच दे प्रोड्यूस, ठीक है। तो उनका जो डिमांड है वो जो गुड्स प्रोड्यूस करते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है, ओके। आई होप ये भी आपको समझ में आया होगा। ओके, अब देखिए ये समझिए, कैपिटल गुड्स आर ड्यूरेबल यूज कंज्यूमर गुड्स फॉर हाउस होल्ड। याद कीजिए हमने आपको जब कंज्यूमर गुड्स पढ़ा रहा था, कंजम्पशन गुड्स, हाँ कंजम्पशन गुड्स जब हम आपको पढ़ा रहे थे, तो एक तो पॉइंट आया था टाइप्स ऑफ कंजम्पशन गुड्स में, ड्यूरेबल गुड्स। उसमें क्या बोला गया था, वो गुड्स जो कि हम एक लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए चलता है वो ड्यूरेबल गुड्स होता है, जैसे टेलीविजन एंड रेफ्रिजरेटर। हाँ, तो वो जो कैपिटल गुड्स है ना, वो कंज्यूमर के लिए, ठीक है, कंज्यूमर के लिए ड्यूरेबल यूज गुड्स होता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल है, रेफ्रिजरेटर अगर एक प्रोड्यूसर परचेज कर रहा है तो वो कैपिटल गुड है। अगर रेफ्रिजरेटर एक प्रोड्यूसर परचेज कर रहा है, मान लीजिए आइसक्रीम का प्रोड्यूसर है, ठीक है, तो वो मिल्क को जमाने के लिए रेफ्रिजरेटर खरीद रहा है, तो वो एक कैपिटल गुड है उसके लिए। लेकिन वही सेम रेफ्रिजरेटर अगर एक कंज्यूमर खरीद रहा है तो वो एक ड्यूरेबल गुड्स बन जाएगा, ओके। देखिए तो कौन खरीद रहा है इस पे चेंज हो जा रहा है कैपिटल गुड्स और ये कंज्यूमर गुड्स, कंजम्पशन गुड्स, ओके, समझ में आया। अब मेन क्वेश्चन ये आता है, आप क्लासिफाई कैसे करोगे इसको? करेक्ट, क्लासिफाई करने के लिए कोई भी एक रिजिड लाइन नहीं है, आपको यही देखना पड़ेगा उस चीज को किसने खरीदा, किस काम के लिए खरीदा, ठीक है। हम लोग कैपिटल गुड और कंज्यूमर गुड को ऐसे ही क्लासिफाई कर सकता है कि किस काम के लिए हमने उसको खरीदा, ठीक है। जैसे कि आपके बुक में डिफरेंस दिया हुआ है, पेज नंबर अगर मैं बोलूं मेरे बुक में 2.10 में, ठीक है, उसमें देखिए कॉम्प्रिहेंसिव एग्जांपल्स ऑफ फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स, ठीक है। जैसे प्रोडक्ट अगर कार है तो कंजम्पशन गुड इफ परचेज बाय हाउस होल्ड, अगर एक हाउस होल्ड उसको परचेज कर रहा है तो वो एक कंजम्पशन गुड है। लेकिन वही कैपिटल गुड कब है? अगर एक टैक्सी ड्राइवर उसको परचेज कर रहा है तो वो उसके लिए एक कैपिटल गुड है, ठीक है। और इंटरमीडिएट गुड कब हो जा रहा है? वो जब एक कार डीलर उसको रीसेल के लिए परचेज कर रहा है, ओके, तब वो क्या हो जा रहा है उसके लिए? एक इंटरमीडिएट गुड हो जा रहा है, ओके। सेम क्लॉथ अगर एक हाउस होल्ड परचेज कर रहा है तो कंजम्पशन गुड है। अगर कैपिटल गुड कब हो जाएगा? जब क्लॉथ लाइंग अनसोल्ड विद ट्रेडर एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर, ठीक है। जब एक कपड़ा एक ट्रेडर के पास एकदम अनसोल्ड पड़ा रह जाता है अकाउंटिंग ईयर में तो वो कैपिटल गुड हो जाता है उसका, ठीक है। और इंटरमीडिएट गुड कब होगा? जब टेलर उसको क्लॉथ खरीदा, टेलर ड्रेस बनाने के लिए, तब हो गया, ओके। तो ऐसे ही क्लासिफाई किया जाता है कंजम्पशन गुड, कैपिटल गुड और इंटरमीडिएट गुड्स को, ओके। अच्छा, चलिए इस वीडियो में हम यहीं तक आपको पढ़ाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाएंगे ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट और डिप्रिसिएशन, ठीक है, क्योंकि वो चैप्टर 4 के साथ आपको मेरे को पढ़ाना पड़ेगा। इसलिए जब हम लोग जब हम चैप्टर 3 आपको पढ़ाएंगे, चैप्टर 3 हम आपको पढ़ा चुके हैं, ठीक है। जब हम आपको चैप्टर 3 एक बार वापस क्लियर करवाएंगे, ओके, वापस एक बार आपको पढ़ाना पड़ेगा इसको चैप्टर 3 को, क्योंकि तब तो हम आपको कन्वर्जन सिखाए थे पहला वाला वीडियो में, ठीक है। कन्वर्जन सिखाए थे कैसे
मैंने आपको ये नहीं बताया था कि डेप्रिसिएशन होता क्या है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट होता क्या है, नेट इन्वेस्टमेंट होता क्या है। इसीलिए हम वापस एक बार चैप्टर 3 पे वीडियो बनाएंगे, उस पे सम्स भी करवाएंगे, ठीक है। तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट, डेप्रिसिएशन, ठीक है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, NFIA जो कि अगेन उसमें बताया गया है, इनडायरेक्ट टैक्सेस, डायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे विस्तार से अच्छे से चैप्टर 3 को वापस कवर करते हुए। ओके, चलिए, तो आई होप इस वीडियो में आपको जितना भी मैंने पढ़ाया है सब समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया होगा, बार बार मैं बोल रहा हूँ, कमेंट कीजिए बेहिचक एकदम, ठीक है। हम उसी कमेंट को देख के हम उसको वीडियो बनाएंगे, ओके, उस पर एकदम अच्छे से चर्चा करेंगे फिर। ओके, चलिए, अच्छा, इसमें बता देते हैं आप लोग को पढ़ना क्या क्या है ठीक से, ठीक है। देखिए, एक ये कौन सा टॉपिक है ये, एक मिनट, हाँ, फाइनल गुड्स या इंटरमीडिएट गुड्स के बाद, ठीक है, एक टॉपिक है प्रोडक्शन बाउंड्री, उसके बाद देखिए आइटम्स कैटेगराइज्ड एज इंटरमीडिएट प्रोडक्ट एंड फाइनल प्रोडक्ट लिखा हुआ है, उसमें परचेज पेपर बाय पब्लिशर ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है कि फाइनल प्रोडक्ट है, ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा। ओके, पेपर परचेज बाय पब्लिशर, एक पब्लिशर ने जब पेपर परचेज किया, ठीक है, तो वो पेपर क्यों परचेज करेगा, वापस उस पेपर पे कुछ छापने के लिए, पब्लिशर है वो, तो पेपर पे या तो वो बुक छापेगा या फिर मैगजीन छापेगा, कुछ भी छापेगा, है ना। तो फाइनल गुड तो नहीं है उसके लिए वो पेपर, वो क्या है, इंटरमीडिएट गुड्स है, ठीक है। तो इसीलिए वो इंटरमीडिएट गुड है। जैसे फर्नीचर परचेज बाय स्कूल, एक स्कूल जब फर्नीचर परचेज करता है तो क्यों परचेज करता है, वो स्टूडेंट्स को बैठाने के लिए करेगा, है ना, तो स्कूल के लिए वो एक फाइनल गुड है। तो ये सब आप पढ़ के जाइएगा, ओके, ये सब हम आपको समझा चुके हैं, ये सब सबसे ज्यादा आएगा इस चैप्टर से। ओके, और क्या आएगा, डिफरेंस, सारे के सारे जो फाइनल गुड्स इंटरमीडिएट गुड्स में जितने भी डिफरेंस है वो आएंगे आपके लिए, ठीक है। हाँ, उसके बाद आएगा सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स लाइक कोल, वुड, ये सब सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स है, ठीक है। ये सब कैपिटल गुड्स में नहीं आता है। क्यों नहीं आता है ये सब कैपिटल गुड्स में, क्योंकि एक बार यूज करने के बाद आप कोल को वापस नहीं जला पाओगे, ठीक है। वुड को जलाने के बाद एक बार आप उसको वापस यूज नहीं कर पाओगे, या फर्नीचर बनाने के बाद, ठीक है। कैपिटल गुड्स लाइक प्लांट, मशीनरी, ये सब कैपिटल गुड क्यों है, क्योंकि इसको आप बार बार यूज कर सकते हो। तो ये सब आप पढ़ लीजिएगा। ओके, अगेन कंजम्पशन गुड एंड कैपिटल गुड में डिफरेंस, तो बस इतना ही है। और डेफिनेशन सब आप पढ़ लीजिएगा इसमें, एक्सक्यूज मी, लाइक नॉर्मल रेसिडेंट, सेंटर ऑफ द इकोनॉमिक, मतलब जितना भी मैंने पढ़ा है सब नोट डाउन अगर आप किए हो, ठीक है, वो सब आप पढ़ लीजिएगा, एग्जाम आपका मस्त जाएगा, सही बता रहे हैं, ठीक है। चलिए, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में उस सब के साथ। थैंक यू।